नहीं चला कि मेरी आवाज आ रही है आपको या नहीं। थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। तो उन्मुक्तता, आपको उन्मुक्तता से जीना सिखाते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हम में से कितने लोगों का रोज यही भाव होता है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कांटों से खींच के यहाँ चल तोड़ के बंधन वाली पायल, दिल वो चला। आहा हा ना क्या मतलब ऐसे ऐसे गीत उनके। ये तो जो गाइड के गीत हैं, अगर आप एक क्रम में सुनेंगे तो आप कहीं खो जाएंगे, एक के बाद एक। बहुत कम समय है, तो अब मैं एक बार और आपको थोड़े से रैपिड फायर की तरह ले चलता हूं। एक्सेप्टिंग द रियलिटी पे मुझे एक बहुत प्यारा गीत उनका लगता है, जिंदगी ख्वाब है। मोतीलाल के नाम, मोतीलाल के ऊपर फिल्माया गया, मुकेश का की आवाज है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। सब सच है या सब झूठ है, अब ये आपको तय करना है। लेकिन अपन आधे सच और आधे झूठ वाले हैं तो मरते रहते हैं। शोले के असरानी को याद कीजिए, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बाकी तो कुछ बचता ही नहीं जब हम आधे आधे जीते हैं। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। तो ये जो मन की चक्की चलती है, इससे मुक्त करवाना शैलेंद्र जैसे अद्भुत व्यक्तियों का काम है। प्रेम की पीड़ा हमने बात करी, वो किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं और प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। क्या है कि ये एक एक गीत बनेगा, उसने ग्रुप सॉन्ग होना होगा और उसको फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाना होगा। ऐसे बहुत सिचुएशंस आई। तो एक गीत बन रहा है साहब, जिसकी धुन कहीं से शंकर और जयकिशन ढूंढ के लाते हैं, और वो धुन है साहब रमैया वस्ता। अब ये रमैया वस्ता भैया तेलुगु की एक उक्ति है, राम कब आओगे। इस पे फिल्म बनी है अभी कुछ साल पहले। अब तेलुगु की उस उक्ति को शंकर, जो कि तेलुगु थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर के ही थे, वो बता देते हैं। कहते हैं ये कुछ बताते नहीं है, ये गुजर रहे हैं कहीं से और एक मजदूर लोग शायद कुछ गाना गा रहे हैं। तो बात होती क्या है तो वो बताते हैं। शैलेंद्र ने वो पंक्ति उठा ली वहां से साहब और ये गीत बना दिया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में वो दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरी आंखों में, तेरे दिल में वो मीठी कटारी न थी। इस देश में, उस देश में और इस देश में कंपैरिजन देखिए क्या बोल रहे हैं। इस देश में, तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। उस देश में, तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गांव में प्यार की छांव में दर्द के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया। आप इसकी जादू भरी धुन से और जादू के चंगुल से निकल ही नहीं पाएंगे साहब बाहर। क्या बात है साहब। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। जिस देश में गंगा बहती है, डाकू प्राण और भोला सा राज कपूर, दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है, बैतबाजी हो रही है। उनका ग्रुप कुछ बोलता है और वो सख्त हैं, वो टक्कर लेने वाले लोग हैं, वो एग्रेसिव हैं। और यहां पे प्रेम का माधुर्य है, प्रेम का लालित्य है और प्रेम की शक्ति है, द वल्नरेबिलिटी ऑफ लव। आप इनका एक्सचेंज सुनिए साहब। हम गाते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया। हम मौज में जब भी लहराए, सारा जग दर से थर्राया। इसका उत्तर सुनिए राज कपूर की तरफ से शैलेंद्र के शब्दों में। हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। तुम अगर गाते गरजते सागर हो तो हम वो छोटी सी बूंद हैं जिसको सीप ने अपनाया है। क्या अद्भुत दर्शन ही बदल दिया। ही चेंज द गेम। He did not change rules of the game. He changed the table. He turned the table and changed the game. हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया। क्या बात है साहब। समुद्र में खारा पानी है, 90% शायद खारा पानी है, मे बी ओनली 10% या 1% फ्रेश वाटर है, पोर्टेबल वाटर। उस पानी को पी नहीं सकते आप। समुद्र में हो, नाव में हो, आप तो मर जाएंगे साहब। ओल्ड मैन ऑन द सी पढ़िएगा साहब, अर्नेस्ट हेमिंगवे की छोटी सी किताब है, नोबेल प्राइज मिल गया उस इंसान को उस पे। क्या ग्रेट और डिटर्मिनेशन की कहानी है साहब। तो खारा पानी कोई पी ना सका, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने।
जो अद्भुत बंद है इसका, क्योंकि समय कम है, आपको पसंद आए नोट करते रहिएगा। शैलेंद्र, अभी हम चर्चा वाले समय में, वो भी कम होगा, लेकिन अगले शैलेंद्र की बैठक में आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक निवेदन है आप सबसे, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अभी दीजिएगा, मेरे मतलब जब मैं वाणी को विराम दूंगा उसके बाद दीजिएगा, बोल के दीजिएगा या लिख के दीजिएगा चैट बॉक्स में, या बाद में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा। आप फीडबैक देते हैं, मुझे ये पता चलता है कि आपको क्या पसंद आया, क्या ना पसंद आया। मैं आगे के लिए अपनी ऑफरिंग को उस हिसाब से फाइन ट्यून और कोर्स करेक्ट कर सकता हूं, अपनी यात्रा को, इस काव्यांजलि की यात्रा को, इस पोएट्री ऑफ लाइफ की यात्रा को। तो अब इसका वो अद्भुत बंद सुन लीजिए, जिससे मुझे जीवन का सारा दर्शन 4 पंक्तियों में मिल जाता है। कौन सा फल सबसे मीठा, किस फूल पे मरती है दुनिया। 2 सवाल पूछे, किस फूल पे मरती है दुनिया, है कौन सा फल सबसे मीठा, नैनों से जो नैना टकराए तो कौन हारा और कौन जीता। जवाब सुनिए राज कपूर की टीम का, ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। ये उत्तर दे जाए कोई कवि फिल्मों में, वो कह रहा है दिल का कमल सबसे सुंदर, इससे सुंदर कौन सा फूल है। यही तो मां का हाल होता है, अपने बेटे को देखती है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। अब अगला सवाल सुनिए, अगला जवाब सुनिए, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। क्या बात कह गए। अमीर खुसरो भी ये कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो डूबा सो उतरा, जो उतरा सो पार। जो डरेगा नहीं इसमें कूदने से। इसको कबीर ने भी कहा, इसको सबने कहा अपने अपने तरीके से, रविदास ने भी कहा, नानक ने भी कहा, ये सरेंडर तो चाहिए। इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता। और बीच में क्या बोल गए, मेहनत का फल सबसे मीठा। जिस इंसान ने दिन भर मेहनत कर ली, उसे किसी ट्रैंक्विलाइजर की, किसी स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं साहब, आप टूट के सोएंगे रात को, इतना मीठा फल होता है। भूख भी लगी होगी तो भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कमाल है। तो वो सिखा रहे हैं जीवन दर्शन। और उस समाजवाद की एक धारा भी है, जिसमें वो इफ्ता से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें वो वामपंथी आंदोलन में भी विश्वास करते हैं, लेकिन उसको हावी नहीं होने दिया कभी अपने कृतित्व पे, अपनी कविताओं पे। हालांकि वो मेरा जूता है जापानी में बोलते हैं कि हम बिगड़े हुए शहजादे हैं, जो कि हम जब चाहें सिंहासन पर बैठ जाते हैं। हम वो बिगड़े हुए शहजादे हैं जो जब चाहे सिंहासन पे बैठ जाते हैं। तो बात यही वही है जिसको कि दूसरे हिंदी कवियों ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अब जनता बैठेगी इस सिंहासन पे। जिसको फैज ने कहा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन कि जिसका वादा है जो लौहे अज़ल में लिखा है, वो दिन जरूर आएगा। तो ये सारी बातें, मतलब सब कुछ है उनके गीतों में। भक्ति भी है, अनन्य प्रेम भी है, मौसम और प्रकृति का जो चित्रण है। बरसात के लिए कोई गीत ही नहीं आपको मिलेगा। ओ सजना बरखा बहार आई पहला गीत है, बहुत गीत है, लेकिन पहला गीत यही आएगा आपके मन में, ओ सजना। लता की आवाज, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं धुन क्या है। बरखा बहार आई, तुझको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मेरा जियरा। और आप सोचिए, अगर आप सबकी अनुमति हो, अगर आप चैट बॉक्स में कुछ बोलना चाहें तो इतना बताइए कि ये जो फ्लो चल रहा है, 4:30 तो हो गए साहब, लेकिन ये जो फ्लो चल रहा है, अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता हूं समय के मामले में, आप चाहें तो मैं समाप्त कर सकता हूं। बोलिए आपकी क्या इच्छा है। नहीं तो मैं यहां पे इसको विराम दूंगा और फिर हम शैलेंद्र पे किसी और दिन किसी और बैठक में मिलेंगे। बढ़ा दीजिए थोड़ा। जी, थोड़े से और साथी अपने अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, प्लीज बोल सकते हैं, और चैट में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर एक भी साथी बोले कि मुझे 4:30 बंद करना था तो मैं बंद कर दूंगा, मैं उनका सम्मान करूंगा। बढ़ते चलो गुरु, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं सर, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, चलो। ठीक। मैं तो ये मानता ही नहीं था चलो, कि पूरा 4:30 अभी बंद हो मुकाम जाएगा। बना हुआ है। ये किसने कहा कि मैं मानता नहीं कि 4:30 बंद होगा? जय सिंह।
जय, तो तुम तो यार अपने घर के हो यार। तुम्हारी बात सर आंखों पे। पर उन सबको बोलने दो जो पहली या दूसरी बार काव्यांजलि में आए हैं। काव्यांजलि का तो उसूल है साहब कि हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग टाइम की चिंता नहीं करते, लेकिन आप सबका सम्मान है, आप सबका ये सम्मान है कि आप में से कोई भी, अगर आप में से कोई भी जो समय से जानना चाहते हो तो मैं बताऊं। सर थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 5 बजे के करीब खत्म करेंगे। ऐसा है, सबका सम्मान है, बढ़ाते चलो। डू यू एग्री? मैं थोड़ा इंटरप्ट कर सकता हूँ तो सर? चलिए, प्लीज टॉक अबाउट तीसरी कसम। जी, तरुणा जी कह रही हैं, और मैं तरुणा जी से सबसे निवेदन कर रहा हूं कि फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं तीसरी कसम पे आता हूं, जो बात मैं कह रहा था वो बस पूरी करके मैं तीसरी कसम पे आ जाता हूं। थैंक यू। मैं थोड़ा इंटरप्ट कर सकता हूँ सर? 10-15 साथियों ने हाँ बोल दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो मैं इस फ्लो को, इस प्रवाह को तोड़ना नहीं चाहूंगा। ये शैलेंद्र की ही कृपा है, माँ सरस्वती की, कि जो ये बातें हम कर पा रहे हैं, इसमें मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। तो प्रकृति का चित्रण देख लीजिए साहब। सुहाना सफर वो गीत है जो आपके लिए एंथम की तरह गले से निकलता होगा जब आप कहीं पहाड़ों में या कहीं होते होंगे। मैं आता हूं तीसरी कसम पे, एकदम आता हूं। बस ये प्रकृति की बात करके मैं आता हूं, क्योंकि हमने प्रेम की बात कर ली, मोटिवेशन इंस्पिरेशन की बात कर ली, हमने सपनों की बात कर ली, हमने जीवन की एक्सेप्टिंग द रियलिटी की बात कर ली, हमने जीवन दर्शन की बात कर ली, 5 हो गए। उसके बाद हमने जवानी की, यौवन की बात कर ली, उनके उनके बिल्कुल स्त्री के मानसल सौंदर्य के चित्रण की बात कर ली। विरह में क्या टग होता है, द टग विच इज देयर इन सेपरेशन, हमने उसकी बात कर ली। हमने प्रेम की पीड़ा, मतलब जाओ रे जोगी तुम जाओगे में वो बोलते हैं कि पीड़ा है, मतलब प्रेम जो है उसकी पीड़ा में ही निहित है। तो ये बात तो बहुत कम लोग बोल पाएंगे, बहुत कम लोग बोल पाएंगे। जिसको मजरू ने कहा कि ये दर्द का रिश्ता है, खरा है दर्द का रिश्ता तो दाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में। ऐसी बातें ये बहुत पहुंचे हुए सिद्ध लोग बोल पाते थे। अब हमने हमने फरियाद की बात कर ली कि एक गीत सुनिएगा, आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा मेरी किस्मत के खरीदार, अब तो आजा, तू मेरी किस्मत का खरीदार है, लेकिन अब आ तो जा। क्या हुक है इसके अंदर, क्या टग है, क्या पुल है उनकी तरफ से, शैलेंद्र की तरफ से। दुनिया की बात, ये दुनिया ना जाने दिल की लगी, बस वो इतना ही बोल रहे हैं, ये दुनिया ना जाने दिल की लगी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तीसरी कसम आ गया, सब फ्लो में ही आ गया। ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, इसमें लगाया जवान, काहे बनाया तूने दुनिया का रेला, इसमें लगाया जवानी का मेला। क्या किया तूने, दुनिया बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना पर मीत मिलाए, फिर उनसे दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई। ये प्यार में पूछ रहे हैं, शिकायत नहीं है उनकी भगवान से। वो कह रहे हैं यार तूने क्या किया, ये तेरा खेल है। जैसे प्रदीप कहते हैं कि ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, तू छुपा है कहीं लेकिन नजर ही नहीं आता, तू इसी सब में कहीं छुपा है लेकिन नजर नहीं आता, तेरी अद्भुत लीला है, कभी प्रदीप ने कहा था मशाल में। तो आजा अब तो आजा ए मेरी किस्मत के खरीदार। तो हम प्रकृति पे वापस आ जाएं, क्योंकि तो तकरीबन 10-12 एस्पेक्ट, हम 15 एस्पेक्ट शैलेंद्र के व्यक्तित्व के और कृतित्व के हम देख चुके हैं। अब मैं बस प्रकृति को टच करके, और प्रकृति में हम ग्रामीण जीवन को भी थोड़ा सा देख लें, और हम तीसरी कसम पे अपने आप ही गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि वो तो ग्रामीण जीवन और प्रकृति में ही सारा हुआ। वो तो मतलब हीरामन है, उसकी बैलगाड़ी है, और एक बहुत बड़ी स्टार है, वो उस बैलगाड़ी में बैठ गई है, और फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और चंद्रमोहन जी, हाँ समापन के समय जरूर बोलिएगा प्लीज। हमारा, आप चूंकि पहली बार आए, जब ये एक मेरा वन साइडेड ये बोलना रुकेगा, हम उसको रोकेंगे, तो फिर वो ओपन हाउस होगा थोड़ी देर के लिए, और उस समय कोई प्रश्न करना चाहे वो भी सर आंखों पे, और मैं चाहूंगा हर साथी कुछ बोले।
बिना बोले मत जाइएगा। दिनेश जी बोलेंगे, शैलेंद्र जी के सुपुत्र हैं हमारे साथ। जो साथी हैं मैं उनको बता दूं कि जिनको नहीं पता है कि शैलेंद्र जी के सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। उनका वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ हैं, हमारा सौभाग्य है, और इसके लिए उन्होंने अपना समय दिया। ये हमारे लिए बहुत बहुत ही सम्मान की बात है। और ये आप इस बात का सम्मान रखते हुए उनकी बात भी सुने बिना मत जाइएगा। तो आप सब बोलेंगे, दिनेश जी बोलेंगे, उसके बाद हम इस सभा को विसर्जित करेंगे, और उससे पहले मत जाइएगा, थोड़ी देर रुक जाइए, ऐसी क्या बात है। तो सुहाना सफर की बात हम कर रहे थे साहब, और ये बात ये होती है कि मतलब एक तो देखिए विमल रॉय जैसा विजनरी, वो एक फिल्म बना रहे हैं मधुमती। अब उस फिल्म में साहब एक सिचुएशन है, दिलीप कुमार अकेले खड़े होकर के गाना गाना है, और फिर देखिए अलग अलग सिरफिरे हैं, वो एक ही कैंप में। विमल रॉय के यहाँ गुलजार भी हैं, बहुत बच्चे हैं, छोटे, मतलब युवा हैं। ऋषिकेश मुखर्जी हैं, एडिटिंग करते हैं। सलील चौधरी हैं जो कहानियां भी लिखते हैं और म्यूजिक भी देते हैं, लेकिन म्यूजिक उनका कमाल का है, वो पता नहीं कहां कहां से म्यूजिक पकड़ के लाते हैं। वेस्टर्न सिम्फनीज, मोजार्ट 40th सिम्फनी को उन्होंने ऐसे वीव कर दिया है कि आप पहचान नहीं सकते। आपके लिए टीजर दे रहा हूं, जिसको पता हो, दिनेश जी ना बोले, जिसको पता हो वो लिखे कि किस फिल्म का गीत है और गीत का बोल बता दे। मोजार्ट 40th सिम्फनी आपको अगर पता हो और सलील चौधरी ने उस पर क्या जादू जगाया है, तो आप में से किसी को पता हो कि ये सुहाना सफर, दिनेश जी नहीं उत्तर देंगे। दिनेश जी तो मेरी त्रुटियों को ठीक करेंगे, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊंगा तो बाद में दिनेश जी मेरे कान पकड़ के मरोड़ सकते हैं कि अमूल्य तुमने ये बेवकूफी करी, मैं उसका हकदार हूं। आई एम रेडी फॉर दैट रिप्रीमेंट। तो आप में से कोई ये बताएं कि ये सुहाना सफर धुन कहाँ की है? ये हिंदुस्तान की नहीं है, ओरिजिनल धुन दुनिया में से कहीं से लाए हैं। और कमाल की बात है कि ये संगीत की धुन भी नहीं है, जितना मैं जानता हूं। आप में से कई संगीतकार होंगे, तो ये संगीत से नहीं आ रही है धुन। ये कहां से आ रही है? ये जहां से आ रही है, क्या कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेंगे? कोई गेस करना चाहे? देखिए, तो सुहाना सफर के बोल तब तक मैं बोलता हूं, और इस गाने की कहानी बाद में बताऊंगा। एक गाने की कहानी और बताना चाहूंगा, खोया खोया चांद खुला आसमान, और उसके बाद हम तीसरी कसम पे आ जाएंगे। हम समय पे हैं, 4:45 पे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। इसके बाद एक और सेशन होना है मेरा, जिसके कुछ साथी यहाँ उपस्थित हैं, वो लोग धैर्य वाले हैं, वो रुक सकते हैं। तो हम सबको बता दें कि हम 5-1 बजे के आसपास वाइंड अप करना चाहिए। तो अब मुझे आपको गानों की कहानी बतानी है, गानों के बनने की कहानी बतानी है, थोड़ी थोड़ी जितनी मैं जानता हूँ। और उसके बाद हम तीसरी कसम के बनने की कहानी पे आ जाएंगे, और तीसरी कसम तो फिर वो मतलब समापन है ही। जी, तो क्या किसी ने ये उत्तर दिया कि ये सुहाना सफर जी के सुहाना सफर जो गीत है वो किस धुन पे है? अगर कोई नहीं तो फिर मैं बोलूं। क्या कोई गैस मारना चाहते हैं? आप सोचिए कि वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, तो यूरोप बाद में ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड हो गया। मैं माफी चाहूंगा अगर आपके में चैट्स जो है ना, इस प्रवाह में बीच में पढ़ नहीं पा रहा हूं। मैंने शैलेंद्र से और ऐसे कवियों से ये सीखा कि प्रवाह जो है कवित्व का और जीवन का सबसे बड़ा गुण है। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की। इस लहर में कभी व्यवधान आता है तो जीवन रुक जाता है, थम गया पानी जंगली का। तो प्रवाह है, प्रभु की कृपा है, ये चल पा रहा है। तो आपके अगर मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये मैं बाद में पढ़ूंगा, ये फाइल मेरी टीम सेव कर लेगी, और मैं बाद में पढ़ के आपसे संपर्क भी करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। इसलिए अगर कोई नए लोग, अगर कोई नए साथी हैं तो अपना फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा इस चैट बॉक्स में। और आप में से जो लोग भी चाहें, मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए कि मेरे से संपर्क करने के लिए सुविधाजनक माध्यम है व्हाट्सएप, 9316283942। तो आप में से जितने लोगों ने कोई कमेंट लिखे, मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूं और सबका आभार है। मैं आपको एक एक को बाद में उत्तर जरूर दूंगा, अभी शायद ना दे पाऊं, क्योंकि ये प्रवाह टूट जाएगा और प्रवाह में जीवन है। तो मोजार्ट 40th सिम्फनी एक कमाल की सिम्फनी है, मोजार्ट की बहुत बड़ी क्रिएशन मानी जाती है।
और कोई और, चलिए उसको छोड़ते हैं। वो तो आपको इसलिए बोल दिया कि आप अगली काव्यांजलि में लौट के आइएगा और उत्तर दीजिएगा, तो कोई तो मेरा कुछ सामान तो रहे तुम्हारे पास जो लौटाने के लिए तुम अगली बार आओ। तो अगर आप उसका सही उत्तर बिना गूगल देखे ले आएंगे, आप ईमान से कह देंगे कि मैं जानता या जानती थी, आपके लिए हमारी तरफ से एक तोहफा होगा, एक इनाम होगा। ठीक है। मैं बहुत छोटा युवा हुआ करता था जब मैं पढ़ता था, उस वक्त सिद्धार्थ बसु ने एक बहुत कमाल का क्विज टाइम शुरू किया था, दूरदर्शन पे आता था और दीवानेपन से हम फ्राइडे के दिन उसको देखते थे। और साहब उसमें उसने ये सवाल पूछ लिया था और मुझे आता नहीं था, लेकिन एक लड़के को आता था कलकत्ता के एक स्कूल का, and they won the first prize. It was such a bomber of a question and such a jackpot of an answer. तो आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं, इसका उत्तर सोचिए, ढूंढिए। आप तो मोजार्ट की 40th सिम्फनी सुनिए और फिर सोचिए कि कौन सा गीत इस पे बना है, सलील चौधरी ने बनाया है, सुनिएगा। चलिए वापस आते हैं, अब हम हैं सुहाना सफर पे। हंगरी नाम की एक छोटी सी एक भौगोलिक भूमि है, हंगरी नाम का देश है, जो कि भूखा नहीं है, HUNGARY है, हंगरी है वो। शायद वहां की आर्मी की एक मार्चिंग ट्यून है, डडा डा डडा डा डडा डा डडा। मार्चिंग ट्यून्स क्यों रखी जाती हैं? इससे मार्च करना आसान होता है, तारतम्य रहता है, एक रिदम रहती है, और इतनी पावर होती है उस रिदम में कि एक ट्रूप अगर किसी ब्रिज को पार कर रहा है तो उनको कहा जाता है ब्रेक योर स्टेप, क्योंकि अगर ये वो 150-200 लोग उसी स्टेप से चलेंगे तो वो ब्रिज वाइब्रेशन से इतना कस के वाइब्रेट करेगा, रेजोनेंस से, कि ब्रिज टूट के गिर सकता है। there's साइंस बिहाइंड इट, there's फिजिक्स बिहाइंड। इतनी पावर होती है रिदम में, ताल में, सुर में, लय में। ये पूरी सृष्टि ही सुर ताल लय पे ही तो चल रही है। सुर इतना महत्वपूर्ण है कि हमने देवताओं को भी सुर बोल दिया, और जब सुर में नहीं है तो हम असुर हो जाते हैं। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। तो ये इस धुन को सलील चौधरी कहीं से सुन लेते होंगे, कहीं से सुन के आ जाते होंगे, और आप सोचिए एक रोमांटिक सॉन्ग बनाना है जिसमें कि हमें कुछ इतना प्रेम भाव जगा देना है, उसके लिए वो धुन बना देते हैं, ना 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 ना, और ये धुन शैलेंद्र को दे दी जाती होगी, और शैलेंद्र उस पे जो गीत लिखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गीत पहले लिखा गया, धुन बाद में बनी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। क्या अद्भुत इंसान थे ये। इनको संगीत का भी इतना ज्ञान था, ये भाषा के विशारद तो थे ही, भावों के तो थे ही, संगीत भी जानते थे, और संगीत के मध्य में कहाँ पे ब्रेक देनी है, कहाँ रमैया वस्तावैया से गीत बना देना है, ये तो कमाल के लोग थे। जीना इसको कहते हैं, जैसे ये जी गए। ये आसमान, वो आसमान झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। क्या बात है, वो आसमान झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। होराइजन के बारे में क्या प्यारी बात बोली। अब इन गीतों को जब आप सुनेंगे तो मजा आएगा आपको, सुनिएगा। मैं आपके सामने सिर्फ वानगियां रख सकता हूं, प्रकृति पे और आते हैं। मिला है किसी का झुमका, गिरा है किसी का झुमका, परख नाम की फिल्म है, और परख फिर से बिमल राय की फिल्म है। बिमल राय के कैंप में बिमल राय के फेवरेट गीतकार है शैलेंद्र। चाहे म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी हो, वो बदल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक एक बार कभी SD बर्मन से कुछ खटपट रही होगी तो शैलेंद्र बंदिनी के गीत के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, तो गुलजार से एक गीत लिखवाया गया, वो गुलजार का कहते हैं पहला गीत था। ये कमाल के लोग थे। अब हम थोड़ा सा और देखिए कि ग्रामीण जीवन, चली कौन से देश गुजरिया तू बन ठन के, जाऊं पिया के देश और रसिया मैं बन ठन के। बातचीत को, कॉन्वर्सेशन को गीतों में लाने वाले 3 लोग हुए, शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी एंड आनंद बख्शी कंबाइंड। इन्होंने बातचीत को गीत बना दिया, कवित्व बना दिया, वरना बातचीत को कविता कोई नहीं मानता। इन लोगों में ये योग्यता थी, तभी 50-60 करोड़ हिंदुस्तानी
आज की डेट में 135 करोड़ हिंदुस्तानी इन गीतों से रिलेट कर पाते हैं। बातों से कौन रिलेट करता है? माता पिता की बातों से बच्चे नहीं रिलेट करते साहब, बड़ी ईमानदारी की बात बोल रहा हूं। तो शैलेंद्र के गीतों से अगर हम आज भी रिलेट कर सकते हैं, ध्वनि जो शब्दों में होती है, शब्द बजते हैं, उनकी एक झनकृत होती है, झनकार होती है, मैंने आपको पहले बताया। तो झिंगुर बोले चिकी मिकी, झूमर कली भंवरा उलझ गया सांसों में, ऐसे अद्भुत अद्भुत गीत हैं और बहुत प्यारे प्यारे प्रकृति चित्रण के और सावन के गीत हैं। ओ सजना बरखा बाहर आई तो हम सब जानते हैं। एक गीत है, आए रे दिन सावन के बलम तेरे आवन के। अब सावन के दिन आ गए तो विरहिणी को लगता है जो अपने पिया से दूर है, आए रे दिन सावन के बलम तेरे आवन के। हिंदी साहित्य में निराला के पास और छायावादी कवियों में उनके साथी सुमित्रानंदन पंत के पास ये योग्यता थी कि उन्होंने शब्दों की ध्वन्यात्मकता को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। सुमित्रानंदन पंत देखिए क्या कहते हैं, संध्या का झुटमुट, बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, चहक रही चिड़िया टीवीटी टुट टुट। अब ये टीवीटी टुट टुट, ये शैलेंद्र जैसी बात है। निराला कहते हैं, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर भर निज रोर। अब इसमें जो रोर है, घनघोर है, इन शब्दों से आपको अंबर में छाए हुए बादलों की, उनकी रगड़ की, उनके थंडर की, उस सारे एक कैनवस के चित्रण की, और उसमें जो शोर होता है, उसमें जो घबराहट है, उसकी आपको परिकल्पना अपने आप ही हो जाएगी। शब्दों में इतनी शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीन शक्तियां शब्दों की बताई गई हैं इसी क्रम में। सबसे निचली शक्ति है अभिधा, चल पनघट पर चल झटपट जल भर, जो हम केजी में बच्चों को सिखाते हैं। इसमें जो कहा जा रहा है उतना ही समझना है। लक्षणा यानी कि कुछ कहना और कुछ इंगित करना, लक्षित करना। सास जैसे बहू को कहती है, बहू को डायरेक्टली नहीं बोलती, बेटी को बोलती। पंजाब में कहते हैं कि दीनू कहे नू समझाए, कहना बेटी को है लेकिन नू को सुना रहे, बहू को सुना रहे हैं। लक्षणा है, लक्षित किया। और शब्द की सबसे गहरी शक्ति होती है व्यंजना, व्यंजित होती है। इसीलिए रसोई में हम कहते हैं व्यंजन बनो, अंतिम स्वाद व्यंजन होता है। इंग्रेडिएंट्स जो मर्जी हो वो अभिधा है, और इंग्रेडिएंट्स को कैसे मिलाना है वो लक्षणा है। ऐसा कवित्व जो व्यंजित हो रहा है, ये बहुत फाइन लेवल की पोइट्री है। ये देखिएगा। अब हम आते हैं उस गीत पे जो मैं आपसे तीसरी कसम से पहले शेयर करना चाहता हूं। ऐसा कहते हैं, फिर से दिनेश जी बेहतर जानते होंगे, और मेरी हालत सोचिए कि मेरे सामने एग्जामिनर बैठे हैं और मैं वाइवा दे रहा हूं। मतलब मैं कुछ भी गलत बोल सकता हूं शैलेंद्र के बारे में, मैं तो इंसान हूं, और वहां पे मुझे बाद में दिनेश जी को हक है पूरा करेक्ट करने का। तो ये मेरा जिगर देखिए जिगर मुरादाबादी ने इसे बहुत प्यार से कहा है, मेरी हिम्मत देखना मेरी तबीयत देखना। ये शेर मैं अपनी बात अपने ऊपर बोलता हूं। मेरी हिम्मत देखना मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। एक काव्यांजलि में कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, मैं अगली काव्यांजलि करने के लिए फिर प्रस्तुत हूं। और शैलेंद्र पे बोल रहा हूं तो दिनेश शैलेंद्र जी को सम्मान से बुला के बिठाऊंगा कि साहब आप सुनिए मेरे को 1.5 घंटे और फिर मेरी कमियां निकालिए तो ये जिगरा है एक दिल है, जिगर के उसी गजल का दूसरा शेर जो मेरे लिए मेरे एंथम से। एक दिल है और तूफान हवादिस ए जिगर। शैलेंद्र को मैंने ऐसे जीते हुए देखा। फक्कड़ाना मस्ती, फक्कड़ बिल्कुल छांदोग्य उपनिषद है। अगर जिसने पढ़ा है तो अच्छी बात, ना पढ़ा है तो उसके बारे में गूगल कर लीजिएगा। उसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं रैक्को संयुग्वा, एक फक्कड़ इंसान है। मैं बहुत रिलेट कर पाता हूं उनसे, और शैलेंद्र को भी मैं ऐसा ही पाता हूं। तो वो बस मस्त होके जीते, एक बैलगाड़ी और उनका साथी एक कुत्ता है। तो जब दिनेश कहते हैं मुझे कुत्ते बहुत प्रिय हैं, तो वो सब मुझे याद आ जाता है, मैं भी वैसा ही। और वो मानते हैं कि बस ये सृष्टि ही सब कुछ है, ये वायु सब कुछ है, ये एलिमेंट है। तो रैक्को की याद आ जाती है, रैक्को संयुग्वा, कि मुझे शैलेंद्र को देख के, और वही बात कि अल्लाह करे शैलेंद्र का जन्नत में मकान हो, मरहूब ने हर बात मेरी ही बयान की। ये मैं अपनी श्रद्धांजलि शैलेंद्र को दे सकता हूँ कि मैं ये कभी नहीं मानता कि मैं शैलेंद्र जैसा लिखूं, लिखना चाहता भी नहीं। जब वो लिख गए तो मैं उसे जी भर लूं, इतना ही बहुत है।
तो ये बात बड़ी कमाल की है कि एक दिल है और तूफान हवादिस ए जिगर, गजल का आखिरी शेर है इसलिए जिगर का नाम आ रहा है, जिगर मुरादाबादी। तूफान हवादिस मतलब हादसों का प्लूरल हुआ हवादिस, मेनी हादसाज। तो हादसों का तूफान आ रहा है, एक दिल है और उस पर हादसों का तूफान आ रहा है। एक दिल है और तूफान हवादिस है जिगर, एक शीशा है कि हर पत्थर से टकराता हूं मैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो एक शीशा मैं हूं और एक सामने शिलाखंड है दिनेश जी, और मैं टकरा रहा हूं। तो दिनेश जी के बारे में जो कोई नए साथी आए हो बता दूं, वो शैलेंद्र जी के बेटे हैं जी। वापस आते हैं, काला बाजार शायद फिल्म है, फिल्म गलत हो सकती है पर गीत है खोया खोया चांद। खोया खोया चांद खुला आसमान, दिनेश जी ठीक बोला मैंने? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब खोया खोया चांद खुला आसमान, सिचुएशन तय हो चुकी है, गीत बन ही नहीं रहा है, लेट होता जा रहा है, लेट होता जाता है, लेट होता जा रहा है, क्योंकि शैलेंद्र बाबा के पास काम बहुत है। दिनेश जी प्यार से उन्हें बाबा बोलते हैं, हमारे मित्रगण हैं, रेखा पता नहीं आज है कि नहीं, हम लोग भी बाबा बोल देते हैं। तो बाबा को समय नहीं हो पा रहा है उस पर ध्यान देने का, क्योंकि भाई एक तो शंकर जयकिशन का कैंप तो है ही राज कपूर का, वो तो एक कमाल की टोली थी ना, राज कपूर, शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मुकेश, ये 6 लोगों की जो छकड़ी थी साहब, ये कमाल की थी साहब। मतलब इनमें से किसको हम हल्का बोले कहना मुश्किल। इनमें से एक इंसान जब कम हुआ, शैलेंद्र कम हुए या मुकेश कम हुए या शंकर जयकिशन में से एक गए, तो टूट गया सब कुछ। लेकिन क्या प्यार था, मैं तो बस कभी दिनेश जी से बातें होंगी तो जानूंगा। लेकिन ये अद्भुत 6 लोग थे, इन्होंने क्या, they've given us magic, alchemy, it was alchemy, such great creators together। तो साहब एसडी बर्मन नाराज हो रहे हैं और पंचम को बोलते हैं, जो कि एक यंग लड़का है, जा रे पंचम गीत तो लेके आ शैलेंद्र से, बहुत लेट कर रहा है। अच्छा फोन नहीं होते थे, मोबाइल तो थे ही नहीं, तो पंचम को दौड़ा दिया जाता है और वो शैलेंद्र के पास पहुंचते हैं, या जो भी है दादा बात करते हैं, तो कहते हैं साहब मेरी तो आज सिटिंग है, शंकर जयकिशन ने जहां भी सिटिंग है, तो कहते हैं मुझे को तो आज गीत चाहिए। तो शैलेंद्र कहते हैं अच्छा ठीक है। तो दादा को पता है गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि शैलेंद्र तो फकड़ाना मस्ती के इंसान है। तो निराला कह रहा हूँ, निदा फाजली का बड़ा प्यारा शेर है, सुन लीजिए फकड़ाना मस्ती पे, कि आवारापन कैसा होता है, शाइस्ता महफिलों की हवाओं में जहर था, जिंदा बचे हैं जहन की आवारगी से हम। ये जो जहन की आवारगी शैलेंद्र ने बंबई में बचा के रखी बॉलीवुड में, मैं उसको सलाम करता हूं। आसान नहीं है इस आवारगी को बचा के रखना। तो पंचम पहुंच गए, शैलेंद्र कहते क्या बैठ जा गाड़ी में, अब जा रहे हैं साहब, इस स्टूडियो काम हो रहा है, शाम हो गई साहब। उसने कहा तू जा, उन्होंने कहा। तो पंचम बोले आरडी बर्मन, मैं तो जा नहीं सकता, दादा मारेंगे, गीत तो लेके जाना है। अब चल फिर गीत लेके जाना, दरिया किनारे, सिगरेट पीते थे, खूब पीते थे, और दरिया उनको बहुत पसंद था, यानी समुद्र के किनारे जाके बैठ गए। बोल मैं ऐसे रहा हूं जैसे वो मेरे पिता थे, दिनेश सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो दरिया किनारे जाके बैठ गए किसी शिलाखंड पे, और साहब कुछ देर देखते जा रहे हैं बस आसमान को, लहरों को, समुद्र को। ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेटिव लिविंग है। थोड़ी देर बाद अचानक से पूछते हैं पंचम माचिस है क्या? पंचम भी सिगरेट पीते होंगे, लेकिन दादा तो मतलब बाबा तो दादा के दोस्त हैं, यानी कि एसडी बर्मन के मित्र हैं, चाचा हैं, काका हैं। अब ये काका अगर उनको बता देंगे कि यार पंचम सिगरेट पीने लगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ये पशुपेश में है, धर्म संकट में है, किंग कर्तव्य विमूढ़, कि यार जेब से माचिस की डिब्बी निकालूं या ना निकालूं, क्योंकि अगर शैलेंद्र बाबा सिगरेट नहीं पिएंगे काका, तो शायद गीत ही नहीं बनेगा। तो बेचारे ने जेब से, आरडी बर्मन ने माचिस निकाल के पकड़ा दी। शैलेंद्र को सिगरेट नहीं पीनी थी। उन्होंने कहा धुन लाया है? जी लाया हूं, बजा इस पे, यानी मुझे ट्यून दे। तो आरडी बर्मन ने बजाई, डा 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 डा। तो ये कुछ मुझे दे दीजिए माचिस जैसा कुछ। तो जब आप सुनेंगे तो ये चीज आवाज करती है, वो दे दीजिए, प्लास्टिक का कुछ भी प्लास्टिक का दे दीजिए।
प्लास्टिक का चौड़ा सा थोड़ा दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए ना, दे दीजिए वो प्लास्टिक, वो दे दीजिए, हाँ प्लीज दे दीजिए। ऐसे सुनिए आवाज। एक शायर सुनता है मीटर क्या है, कहाँ पे ब्रेक्स हैं, कहाँ पे रिदम है, ये आप और हम शायद ना पकड़ पाए, लेकिन शायर सुनता है डा 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 डा, ऐसे होता होगा। शैलेंद्र कहते हैं बस ठीक है। फिर थोड़ी देर दरिया देखते रहे, चांद निकल आया था, चांद देखते रहे, अचानक से बोले जा बोल दे दादा को गीत बन गया है। इन्हें कहा तो मुखड़ा दीजिए, क्योंकि गीत तो अगले दिन रिकॉर्डिंग में चाहिए, पर मुखड़ा तो दीजिए, दादा एक्सेप्ट तो करें। कहते हैं लिख, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद। प्लीज अगर कुछ मिस हो गया था तो जी जी, हेलो हेलो जी, इसको हटा दीजिए जी। खोया खोया चांद खुला आसमान, फिर से वही कुछ कनेक्शन की हैं, वहीं से वो भी थे, और उन्होंने बहुत प्यारा साहित्य ग्रहण किया, स्वीकार किया, और इतनी प्यारी बातें हमें याद दिलाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आभारी हूँ जी। और कोई साथी, जिन साथी को जल्दी है वो पहले बोल लीजिए, आपका हक है प्लीज, क्योंकि हमने 5:30 बोला था और 5:15 5:20 तो हो गए हैं, तो आप पहले बोल लीजिए। अगर आप सबको सुनना चाहते हैं तो आप रुकिए, दिनेश जी को भी सुन के जाइएगा। देखिए साहब, ये कविता की बातें हैं और जीवन की बातें हैं, फक्कड़ाना लोग हैं हम लोग, मैं भी हूँ, शैलेंद्र भी रहे हैं, तो नाराज मत होइएगा कि 4:30 बोल दिए और 5:30 बजा दिए, ये तो होता रहेगा साहब, और आप नाराज होते तो हो जाए। रामकृष्ण, तुम्हें अगर जल्दी नहीं है तो तुम बाद में बोलना प्लीज। मैं हेलमेट में हूँ, तुम देख रहे होगे। अच्छा, नहीं हमें दिख नहीं रहे आप। मैं चलते चलते तुम्हारी ये सारी व्याख्यान सुन रहा था। अरे वाह। क्योंकि मुझे आज कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। ओके ओके। हाँ, पर वाकई बड़ा मजा आया बॉस, बहुत मजा आया दोस्त। और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द ही एक दूसरा शैलेंद्र वाला भी होगी। हाँ, और जब तक ये नेटवर्क चल रहा है, मैंने जेब में रखा हुआ है और मैं सुनता जा रहा हूँ और ये सुनता रहूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कब नेटवर्क टूट जाए। दिनेश जी की बातें भी सुनने का बड़ा शौक है, तो इसी दौरान अगर सुन पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुमसे बोलूंगा कि भैया रिकॉर्डिंग अगर हो सके तो भेज देना। देखो दोस्त, मैं यही बता दूं सबके लिए, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं, भगवान करे ये फाइल सेव हो जाए तो मैं इसको यूट्यूब पे जरूर अपलोड करूंगा, फिर उसमें मैं दिनेश जी की बातें भी अलग से एक टुकड़ा जरूर आपको दे दूंगा। हाँ, बहुत बहुत मजा आया, और चलते रहो गुरु, बस चलाते जाओ ऐसे ही। थैंक यू, बहुत आनंद आ रहा है। आप सबको ये बता दूं कि रामकृष्ण मुखर्जी और हम आज से रामकृष्ण 40 साल 35 साल तो हो गए होंगे ना? हाँ, ज्यादा ही हो गए भाई अभी तो। हम कोई 40 साल पुराने दोस्त हैं, साथ में पढ़ाई की है। बस दोस्त, बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बस ऐसे ही सुनाते जाओ, क्या कहने। बहुत बढ़िया। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। बिल्कुल, अरे रहेगी गुरु, ये तो अब कई जन्मों तक रहने वाली है, चिंता की बात ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सीताराम, थैंक यू। इसका निकनेम सीताराम है, रामकृष्ण तो नाम है, हम लोग सीताराम बोलते हैं, पिताजी सीताराम बोलते। चलो, अच्छा दिनेश जी को भी नमस्कार। मैं सुन रहा हूँ जितना सुन पाया जी। थैंक यू। प्रोफेसर जगदीश खत्री साहब, गुप्ता जी, गुप्ता साहब आप भी जरूर बोलिएगा। नमस्कार दिनेश शैलेंद्र जी को भी नमस्कार। और आपसे मुलाकात करवाई आज, इसके लिए अमूल्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी फंक्शन में था और ड्राइव करते करते जो है जितना मैं सुन पाया उतना मैंने सुना है रास्ते में, पूरा मैं नहीं सुन पाया, मैं फिर से रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगा। अमूल्य जी, ये तो बहुमूल्य है सर, आपका नाम तो बहुमूल्य हो जाना चाहिए। ये आपने राज कपूर और देवानंद जी को याद किया, ये दोनों अपनी फिल्मों में संगीत के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देते थे।
और इनका संगीत वाकई सदियों चलने वाला है। तो इन पर भी कभी अलग अलग सेशन करिए। बिल्कुल जरूर सर, जरूर मैं करना चाहूंगा गाने, और एक बार राज कपूर की मैं जरूर करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आप से जो ये मित्रता हुई है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आप सबको बता दूं कि प्रोफेसर साहब, उनका राज कपूर से और शैलेंद्र से बहुत गहरा नाता होगा, क्योंकि आप यूएसएसआर और मॉस्को में सेवा कर चुके हैं, वहां पढ़ा चुके हैं। तो अगर जब भी आवारा हूं सुना जाएगा, मैंने आज आवारा की बात जानबूझ के नहीं की, मैं चाहता था अगली बार के लिए कुछ सामान बाकी रहे, तो वो आवारा हूं में जो ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी को शैलेंद्र ने दो शब्दों के एक जुमले में समेट दिया था, और राज कपूर वहीं अभिभूत हो गए थे, और ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको गले से लगा लिया था कि ये नौजवान कौन है, और वो सब एंथम बन गया दुनिया का। आज भी उसको वेस्टर्न वर्ल्ड गा रहा है अपनी धुन पे। आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं। मैंने मॉस्को में इसे अपनी कॉन्फ्रेंस के अंत में सुनाया भी था। क्या बात है सर, क्या बात है। अपन क्या करते हैं, हम लोग काव्यांजलि में, जो मैंने आपको कारण बताए कि गीत संगीत और गायन के कारण कविता पे ध्यान नहीं जाता, और कविता पे ध्यान जाने के लिए हमें शब्दों से मिलना पड़ता है और उसके साथ समय बिताना पड़ता है। तो हमने काव्यांजलि के प्रारूप में दो बातें रखी हैं। एक तो यहाँ कोई अपनी कविता नहीं सुना सकता, कोई नहीं। अच्छे बड़े कवि भी यहाँ के सदस्य रहे, इरशाद कामिल और मुन्ना दीवान, जो कि हमारे यहाँ से निकल के बहुत अच्छे गीतकार हुए हैं लिरिसिस्ट बॉम्बे में। मुन्ना इसके सदस्य हैं, लेकिन मुन्ना की कविता आज तक नहीं हुई। हम फाइन पोइट्री रिटन बाय ग्रेट पोएट से मिलते हैं। दूसरा, हमने इसको गीत संगीत से मुक्त रखा है। तो अपन गीत संगीत की एक शाम रखेंगे और उसमें आपसे ये आवारा हूं सुनेंगे, वो अलग होगी। और आपने जो राज कपूर और देवानंद के लिए कहा सर आंखों पे, दोनों मेरे पिताजी के बहुत ही प्रिय, बहुत फेवरेट थे। तो पिताजी तो मेरी तरफ से आपको और उनको दोनों को स्नेह भरी एक भेंट होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब साहब बातचीत का टाइम है, तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, अधीर मत होइएगा। गुप्ता साहब, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ जी सर। कि जब तीसरी कसम पिक्चर आई थी न, तो मैं जगत से पिक्चर देखकर निकला था ये, और जब मैं बाहर निकला तो मुझे समझ में नहीं आया कि पिक्चर क्या है जी। उसके बाद जब मैंने इसे दोबारा पिक्चर को देखा तो उसकी मेरे को मर्मता समझ में आई कि कितनी ये मार्मिक पिक्चर बनाई गई थी। और एक एक गाना, सजन रे झूठ ना बोलो, ये सारे जीवन की फिलॉसफी है। अगर आप सारे जीवन को छोड़ दें, गीता वगैरह जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लें, सिर्फ इस गाने को आप अगर सुन लेते हैं, बिल्कुल, तो आपको सारे जीवन का सार मिल जाएगा कि आप जीवन कैसे व्यतीत करें। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, तू प्यार का सागर है, ये मुझे अभी आपसे पता चला कि ये गाना भी शैलेंद्र जी का लिखा हुआ था। इस गाने को मैं अक्सर सुनता हूँ और ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब दिमाग के ऊपर शांति ऐसे आ जाती है इस गाने को सुनकर। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मन्ना डे साहब ने क्या गाना गाया और क्या लफ्ज लिखे हैं। मतलब ये ऐसे लोग महान, पता नहीं दोबारा कब आएंगे या नहीं आएंगे। कभी मुश्किल है जो ये लिख गए, रामैया बत्ता भैया, मतलब जा रहे थे, आगे से किसी ने तेलुगु वहां पर वो थे लोग, और उन्होंने राम भैया बत्ता भैया कहा और उस पर एक गाना लिख देना। ये कोई शैलेंद्र जैसे ही कमाल कर सकते हैं ना, ऐसे लोग हैं बनेंगे, पता नहीं कैसे भगवान ने बनाए हैं। और आपके मुख से सुन के आज मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा उनका मेरे को, मतलब मैं तो ये कहता हूँ गुप्ता साहब कि हम भाग्यशाली हैं। वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट टू हैव लिव्ड इन द एरा व्हेन these fine and great souls created। देखिए, आज हम गुरु गोविंद सिंह और नानक और बुद्ध को याद करते हैं उनके क्रिएशंस के कारण, उनके सेवा के। भाग्यशाली समझता हूं, लेकिन हम तो इनके युग में जी गए। मैं यही समझ रहा हूं, जिस हवा में वो सांस ले रहे थे, उसी हवा में हमने भी सांस ली। इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं बहुत पिक्चर देखने में बड़ी मार खाई है घर से मैंने। तो मेरा 51 का बर्थ है और मेरे ख्याल है 56 से लेकर 80s तक कोई भी मूवी बनी है तो मैंने वो ओरिजिनली देखी है मूवी। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना पैशन था मेरे को मूवी देखने का। मैं तो अभी भी यही गाने सुनता हूँ और मतलब पूरी रिसर्च है इस गानों में, पर बहुत जो लिख गए ना सर, वो लिखने वाले आज तक। साहिब बीबी और गुलाम क्या पिक्चर थी, मधुमती। तो जो पिक्चर बन गई तो अभी बनाने वाले ना रहे हैं ना
वो देखने वाले लोग हैं। आप और खत्री साहब जो कि कॉन्वोसियर्स हैं मूवीज के, आपने अगर ये सब कह दिया तो मेरा काव्यांजलि करना सफल हो गया साहब। मैं ये बहुत बहुत ज्यादा जी, बहुत बहुत आपने अच्छा इसको टॉपिक को लिया, और ऐसे महान आदमी को याद करना हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू गुप्ता जी। मैं आप सबको बता दूं, गुप्ता जी मेरे अग्रज भी हैं और पहले मेरे मित्र हैं, फिर इनके बेटे भी मेरे मित्र हैं, लेकिन गुप्ता जी का स्नेह है कि वो मुझे मित्र मानते हैं अपना। चंडीगढ़ में रोटरी मूवमेंट जो है, रोटरी में वो बहुत जिसे कहते हैं मुख्य पिलर्स में से एक हैं, और बहुत स्नेह है और बहुत योग्य हैं, और पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने जीवन में इंस्पायर किया है, जिनमें से मैं भी। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं देखिए, अभी भी मुझे आप करके बोल रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। जी गुणमाला मैम, आप जरूर कुछ बोले, क्योंकि आप पहली बार आई हैं। हमारे बाकी साथी तो थोड़ा धैर्य से रुके रहेंगे, आपको जल्दी ना हो जाने की। गुणमाला सूरी जी, और जो साथी थोड़े नए हैं, रविंद्र जी। गुणमाला मैम आप बोलिए प्लीज। हाँ जी, अमूल्य जी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं तो फर्स्ट टाइम सुना, और आपकी बहुत तारीफ हुई। मेरे साथ मेरी मम्मी भी सुन रही थी, एंड शी अप्रिशिएटेड यू लाइक एनीथिंग, and we all enjoyed. She said you can describe anything in the same way, Hindi, English, Urdu, और सबको कोलेट किया आपने, वो बहुत ही अच्छा लगा उनको। And so it was a very good experience altogether. Thank you. Really enjoyed. Thank you so much. Just to let you all know, Gunmala ji, Dr. Gunmala Suri is a senior faculty at the University Business School, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पंजाब यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में जो बिजनेस स्कूल है, जहां से एमबीए की पढ़ाई होती है, जो भारत में बहुत अच्छे शीर्ष लेवल का, यानी at a very high ranking level, this MBA is ranked. So she is a senior faculty there. So it's a privilege to have you over, ma'am. Thank you. And we know each other from the common bodies like Chandigarh Management Association and TIE, but in such a forum where there's no professional involvement, it's a privilege to have you here. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा अमूल्य जी. Thank you. जी जी थैंक यू गुणमाला जी। और अमूल्य जी, मैं हरप्रीत बोल रही हूँ। मैंने फादर के उससे ज्वाइन किया हुआ है। ये रविंदर सिंह बवेजा मेरे फादर है, और he wants to share something with you. अरे वाह, स्वागत है, स्वागत है। अगर वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी श्योर। हाँ, हम उनके दर्शन भी करेंगे। प्रणाम सर। मैं वीडियो इसलिए नहीं ऑन किया था कि मैं घर में बैठा हुआ था अपने कंबल ओढ़ के आराम से। सर देखिए, आपको और हमें सर, जिन्होंने सफेद केश रखे हुए हैं, हमें तो अब पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, हम तो वीडियो कभी भी ऑन कर सकते हैं ना सर। चलिए चलिए, ऐसा है सर कि आपका आज मैंने शुरू से लेके आखिर तक पूरा सेशन सुना है जी सर, और इस दौरान मुझे उठने के लिए 1 मिनट का भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा था। वॉशरूम जाना था मुझे, है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस चीज को मैनेज करूं। एनीवे, चलो खैर, ये तो एक मजाक की बात होगी। और आपने जितनी भी बातें बताई हैं, जिन गानों का भी जिक्र किया आपने अपने सेशन में, मैंने अपनी जिंदगी में क्योंकि उस टाइम के गाने हैं, मैंने इन सब गानों को जिया है अपनी जिंदगी में। क्या बात है, थैंक यू। और जहां तक फिल्मों का भी गुप्ता जी बता रहे थे शौक की बात, तो मेरी भी हिस्ट्री तकरीबन वैसी ही रही है। मेरा भी एक टाइम था जब हिंदुस्तान में कोई भी पिक्चर बनती थी ना, तो वो सारी पिक्चरें मैं देखती होती थी। क्या बात है, इसको जुनून कहते हैं साहब। इस शौक में एक बारी मेरे मन में आया कि मैं लिख के देखूं कि मैं कितनी, मैंने 1 साल में नोट करनी शुरू की पिक्चरें 1 जनवरी से। तो मैं जो पिक्चर देख का था डायरी में लिख लेता, इस तरीके कमरे वाली पिक्चर देखी जी। तो 31 दिसंबर को मैंने जब काउंट किया तो वो 100 से ऊपर चली, जिसका मतलब हुआ कि थ्रू आउट द ईयर आफ्टर एवरी 4th डे, एवरी लाइक 2 per week। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उस वक्त पिक्चर हॉल घर किस तरह नहीं होते थे कि टीवी में बैठ के आराम से देख लिया। उस वक्त पिक्चर हॉल देखने के लिए खास करके सरदारों के केस में 1.5 घंटा पहले उठ के तैयार होना पड़ता था, दाढ़ी बांधनी, पगड़ी बांधनी, फिर पिक्चर हॉल में जाके लाइन में खड़े होना।
दिनेश, माफ कीजिएगा, दिनेश शैलेंद्र जी का फोन था, वो किसी वजह से लिंक टूटने की वजह से बाहर हो गए थे, तो कहते मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। जी अच्छा जी, बावेजा साहब आप ओवर टू यू। ये तो मेरे पर्सनल, बहुत जरूरी फोन था, इसीलिए मैंने उठाया। कोई बात नहीं, ये तो होगी मेरी पर्सनल बात है। मैं आपको बताता हूँ, जो उस टाइम के जो गाने थे ना, जितने भी, आपने शैलेंद्र जी का जिक्र किया, बाकी भी जितने भी लोग देखने वाले, उस समय के गानों को इसीलिए हम याद करते हैं, गोल्डन एरा इसीलिए ही बोलते हैं उस वक्त को, क्योंकि उस वक्त जो गाने लिखे जाते थे ना, उनके भी में भाव होते थे, इमोशंस होते थे, जो आजकल के गानों में बहुत रेयर मिलते हैं। और हम खाली वर्ड्स पढ़ के गीत को नहीं समझ सकते, उन वर्ड्स के पीछे जो इमोशन होते हैं गीतकार के, वो महसूस करना बहुत जरूरी है जी। बिना उन इमोशंस को महसूस किए हम उन गीतों का मतलब ही नहीं समझ सकते, इसमें गीतकार क्या कहना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए उस टाइम के जो गाने थे ना, वो अभी 50-60 साल बाद भी लोग सुनते हैं। बिल्कुल सर, और बड़ा शौक से सुनते हैं, टाइम लगा के। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और शैलेंद्र जी के पुत्र का भी धन्यवाद करता हूँ कि दिनेश जी का, कि उन्होंने भी हमें जितना थोड़ा बहुत भी उस विषय में बताया है, उससे भी हमें बहुत हिस्ट्री पता चली है उन गानों के पीछे की। हम दिनेश जी का पूरा सेशन रखेंगे सर, आप चिंता नहीं करिए। अब तो देखिए उनसे मोहब्बत हो गई है, और जहां मोहब्बत हो जाए वहां तो हम हक से बोल सकते हैं। चलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये मौका दिया आपने। और मैंने अपनी बिटिया को, हरप्रीत को बोला है, मुझे आगे से जब भी आपको पता चले इनके किसी प्रोग्राम, मुझे बता दिया करो। सर आंखों पे सर, मेरा सौभाग्य, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ज्वाइन किया। आई एम ग्रेटफुल सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर में बाद में शेयर कर दूं, मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आपने प्रोग्राम बता दिया करिए, मैं जरूर जुड़ूंगा। मैं आपको अपनी लिस्ट में अपने ऑफिस से ऐड करवाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हरप्रीत रुकेंगी, निवेदन है, क्योंकि हरप्रीत हमारी जिजीशा की मेंबर हैं, उनसे मैं हक से बोल सकता हूँ। तरुणा जी को मैं जानता नहीं हूँ शायद, तो आप प्लीज पहले बोल लीजिए। तरुणा जी, आप सुन पा रही हैं? और चीमा साहब भी शायद मैं नहीं जानता हूँ, और फिर उसके बाद हमारे साथी बोलेंगे। जी, चीमा किसी का शुभ नाम लिखा है, अगर वो बोले, नहीं तो फिर कमल कौन है? कमल सांगरा है या कमल कुमार पंत हैं? मेरे दो मित्रों में से, दोनों में से जो भी हो वो बोलें प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हैं जी। या कमल के फोन से सपना ने ज्वाइन किया है, तो सपना बोले जी। और नहीं तो अब आप चलिए, नाउ दैट आई हैव टेकन द नेम ऑफ न्यू पीपल, काव्यांजलि किसका है? वो भी बोल सकते हैं। काव्यांजलि के नाम से कौन लॉग इन किया है किन्होंने? हाँ, गोयल साहब आप बोलिए प्लीज, रविंद्र गोयल जी प्लीज, आप तो शायद पहली दूसरी, अच्छा कमल बोलिए प्लीज। गोयल, कमल आपका माइक म्यूट है, कमल अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट। नो, वी कांट हियर यू। नो, आप कोशिश कीजिए, अगर आप साथ हैं तो सपना के फोन से बोल दीजिए। अब आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। सपना, कैन यू कोऑर्डिनेट विद कमल? ओवर टू एनीबडी एल्स जी। उमेश आप बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, और तरुणा जी, चीमा जी, और जो भी नए साथी हैं वो भी बोल सकते हैं जी। उसके बाद इट इज ओपन टू ऑल, क्योंकि दिनेश जी से भी फिर हमें निवेदन करना है जी। सर वही है कि इस सेशन के बाद में ना आजकल बोलना बहुत मुश्किल हो गया। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का स्टूडेंट भी हूँ और रहा हूँ पहले। तो सबसे पहली बार उसमें क्रिया होती है, सुदर्शन क्रिया जी होती है। उस सुदर्शन क्रिया को जब सबसे पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था ना, आई वॉज मेंटली आफ्टर दैट क्रिया, एक खुशी से जो होता है, आई वॉज क्राइंग। तो इस सेशन में ना, सेशन के अंत में आप उस लेवल पे, उस मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हो जहां जैसे सब कुछ खिल जाता है, और उस खुशी से ना अंदर ही अंदर मतलब भावुकता पैदा हो जाती है।
एंड गानों की बात है, मतलब आपने बिल्कुल सही बोला कि हम उस दौर में रहे हैं जहां हमने ये सुना है और इस तरीके के लोग रहे हैं। मुझे याद है इतना शौक था, मेरे पास 6000 ऑडियो कैसेट्स होती थी और उस टाइम पे सिंगर्स के नाम से वॉल्यूम्स आते थे। सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे, और जितना सुनते जाते थे और जब समझ पकड़ में आने लगी, जैसे आप बोलते हैं, और भाव तक पहुंचने लगे, तो वो फिर वो अलग ही मनोस्थिति हो जाती है उसमें। और काव्यांजलि में हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलता है जब इन चीजों को हम वापस से इनकी परतें खोलते हैं, इनको सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो आफ्टर एवरी सेशन मैं तो उस स्थिति में हो जाता हूँ, मन करता है बहुत कम बोलूं, और दूसरे साथी बोलते हैं, उससे भी एक नया अर्थ निकल के आता है उस कविता का। उमेश बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत बहुत आभार उमेश आपका। बहुत प्यारे, बहुत गहरे इंसान हैं। He is a technocrat. He is in the hospitality industry at the 5-star level, and he handles the entire hotel. So I'm talking of the general manager of a big hotel, big 5-star 7-star hotel. तो उनके अंदर इतना स्थायित्व और इतनी गहराई है, कविता से बहुत प्यार है, जीवन से, और खुद कविताएं भी लिखते हैं। लेकिन कवि होने के बावजूद जो लोग काव्यांजलि यात्रा का पिछले कई साल से हिस्सा बन पाए, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, क्योंकि आप अपनी कविता तो सुना ही नहीं पा रहे हैं, और कवि की तो एक ही इच्छा होती है कि उसको कोई सुन ले। तो उमेश जैसे साथियों को उस बात के लिए मैं मतलब सलाम करता हूं। और उमेश की बात बहुत प्यारी है, हमेशा बोलते हैं कि मेरे से बोला नहीं जाता, मैं ऐसी भावभूमि में पहुंच जाता हूं सेशन के पूरा होते होते तक। तो बस उसमें उमेश ये सोचिएगा कि मुझे तो ये सब बोलना है 1.5-2 घंटे 3 घंटे, तो मेरी कैफियत क्या होगी जब मैं आर्द्र हो जाता हूँ, when I am overwhelmed, मैं सोचता हूँ मोहम्मद रफी के जिस गीत को सुन के हम रो पड़ते हैं, उनको भी तो आता होगा ऐसा कुछ, पर उन्होंने तो अपने को साधा है ना बोलने के लिए और गाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा बोल लिया करिए भाई, वरना सभी लोग चुप हो जाएंगे तो मैं बहुत अकेला रह जाऊंगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उमेश हैज बीन पार्ट ऑफ आवर काव्यांजलि फॉर द लास्ट 4-5 years। थैंक यू वेरी मच। हम लोग जो नए साथी हैं उनको बता दें, हम लोग इतवार के दिन ये बैठक बरसों से करते आ रहे हैं, फॉर डोंकीज इयर्स नाउ। थैंक यू वेरी मच जी। और कोई साथी? Anybody? जी बोलिए। सपना बोले, कमल बोले, एनीबडी, प्रीति बोले, क्योंकि प्रीति ने आज पहली ही बैठक अटेंड की। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, अब आवाज। हाँ बिल्कुल। जब मैं कॉलेज में था तो मैं एज ए पार्ट टाइम जॉब रेडियो स्टेशन में करता था, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू में, युवानी वहाँ पे एक प्रोग्राम उसमें था, उसमें था। तो उसमें मैंने कई बार जो है ये शैलेंद्र जी के गीत चलाए थे अपने प्रोग्राम्स में, जैसे आज फिर जीने की तमन्ना है और सब कुछ सीखा हमने, ये फेवरेट गाने थे मेरे। पर कभी पता ही नहीं था ये शैलेंद्र जी हैं कौन, बस सुनते थे कि बस गीतकार हैं, गाना फेवरेट है, लगा दिया। पर आज लगता है कि बिल्कुल एक हम जीवंत हो गए हैं आपका ये प्रोग्राम देख के, कि कितना बढ़िया प्रोग्राम था, और कितना कुछ एक गीतकार का जो उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसके पीछे पूरी उसका एक जिंदगी होती है, उसको हम लोगों को पता ही नहीं होता है इन चीजों के बारे में। तो मैं कहता हूँ कि ये तो प्रोग्राम सुन के और देख के तो लगता हम धन्य हो गए आज आपका ये प्रोग्राम देख के। थैंक यू much. Kamal is a dear friend from Jammu. He and his wife Sapna both are here. He is speaking from Sapna's phone only. And then we are friends for the last more than 30 years. And he is a senior officer in the J&K Police and Intelligence. So we are talking to a very hardcore man. किसी कवि से नहीं बात कर रहे हैं हम। So ऐसे ऐसे साथी हैं हमारी यात्रा में। तो आप सोचिए क्या आनंद की यात्रा है ये। It is actually a journey of bliss. थैंक यू कमल जी। प्रीति आप बोले प्लीज। सर नहीं मालूम था कि गानों के शब्दों में इतनी गहराई हो सकती है, इतने पर्दे खुल सकते हैं उसमें से। शायद नहीं, मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत चीज़ों को डेप्थ में देखती हूँ और समझती हूँ, लेकिन आज जो
मैंने देखा, शायद आज के बाद कभी नहीं कहूंगी कि मैं चीजों को डेप्थ में देखती हूँ। ये जो अलग ही, कुछ अलग ही हुआ है, नहीं बयां किया जा रहा। गानों में इतनी गहराई हो सकती है, नहीं, कभी नहीं सोचा था, सच में कभी नहीं सोचा था। और गहराई मतलब गाने आपको जीना सिखा सकते हैं, और जीना मतलब ठीक है, हम सुनते हैं गाने, जीना है ना, बट ये जो आपने जो आज किया है, शायद लैंग्वेज टीचर होने के बाद भी मैं क्या बोलूं सर, नहीं समझ पा रही हूँ। बहुत 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 आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे कहा इसको अटेंड करने के लिए, और सोच रही हूँ क्यों नहीं इतने समय से कर पा रही थी। मैं बड़ा सिरफिरा सा इंसान हूँ, अपने जुनून में चलता रहता हूँ, और कई साथियों को जिन पे थोड़ा सा हक है और जिनसे ये मन करता है कि भाई उनको मैं कहूँ, तो मैं उन्हें पुकारता तो रहता हूँ साल 6 महीने में कभी कि यार एक बार काव्यांजलि का स्वाद ले लो आकर के, एक सेशन 2 सेशन का स्वाद ले लो, तुम्हें ना अच्छा लगे तो आप दोबारा मत आना, लेकिन बिना आए आपको पता नहीं चलेगा यहाँ किस आनंद की सृष्टि हो जाती है। प्रभु की कुछ कृपा है यहाँ ऐसी। तो प्रीति का ये पहला सेशन है, हालांकि प्रीति मैं बता दूं दिल्ली से हैं और एक टीचर है, बहुत अच्छी, बहुत ज़हीन इंसान है, खुद लिखती भी हैं, बहुत पढ़ती हैं, बहुत सोचती हैं, स्पिरिचुअलिटी की यात्रा पे भी काफ़ी आगे निकली हुई हैं, और मेरे लिए बहुत प्यारा सा संबंध है इनसे, क्योंकि ये मेरी रिश्ते में जैसे कहें कि मेरे एक्सटेंडेड फैमिली की बहू हैं, यानी मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहू होती है ये। तो अब लेकिन वही बात है कि मित्रता है, और अच्छा लगा जो आज प्रीति आ सकी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, थैंक यू जी। सर ये जो आज आपने किया है ना, मैं इसको नहीं बयां कर सकूंगी, कभी भी नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर नॉकिंग। हाँ, बस ये मेरी आदत है, मैं वो जीसस से मैंने प्रेरणा ली हुई है कि वो एक उनका साथी लज़ारस देहांत हो गया है उसका, और वो गुफा में अंदर पड़ा हुआ है, और ये गुफा के बाहर खड़े लोग कह रहे हैं वो मर चुका है, और ये गुफा के बाहर खड़े लज़ारस कम फोर्थ, जीसस बोल रहे हैं लज़ारस कम फोर्थ, यही बोल रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। लोग कह रहे हैं बेवकूफ है, पर वो तो पुकारते जा रहे हैं। सो दैट कॉल ऑफ जीसस, पता नहीं क्या पावर है उसमें कि लज़ारस जिंदा हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो अगर दुष्यंत ने मुझे 40 साल पहले कह दिया था, तो तब से मैं बेकरार हूं अपनी आवाज में असर के लिए, मैं तो पुकारता रहूंगा। तो मतलब मेरी आवाज को, प्यार के साज को तू सुने ना सुने। गुप्ता जी ये गीत कितना प्यारा है ना। मेरी आवाज को, प्यार के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। तो ये सदा तो हम देते रहेंगे भाई, ये इसको अगर छोड़ देंगे तो जीना बंद हो जाएगा, ये तो जीने का सहारा है। बहुत शुक्रिया जी। मनीष जी, मनीष द माइंड फूड शेफ जी साहब। सर बात वही है सारों के हिसाब से, लेकिन एक जो बहुत सुंदर सी चित्रण निकल कर आता है सर, कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हूँ पिछले 15 साल से, लोग पूछ लेते हैं कई बार कि सर आपने क्या नाम है मनोविज्ञान पढ़ा है क्या जी। तो आपसे बात करते हुए एक बहुत बड़ी सजगता जो निकल कर आई, आई गॉट द इनसाइट दैट द सॉन्ग्स वी हैव हर्ड विद आवर पेरेंट्स जी एंड वी हैव मूव्ड थ्रू देम, that has given the understanding of the human emotions and deep insight. वो एक एक शब्द में जिस ढंग से भाव को जो आप कह रहे हैं ना सर पिरो देते हैं। मेरा थोड़ा संगीत या गीत के साथ क्या नाम है संबंध बड़ा रहा, और जहां तक गाइड की बात है सर, गाइड का एक बड़ा अच्छा सा आपसे अगर मैं अनुभव बताऊं तो जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो इंग्लिश में एक 20 नंबर का पेपर था, वो था गाइड के ऊपर। क्या बात है, आर के नारायण की बुक के ऊपर, और हमारे को मैम ने कहा कि हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, आप जाओ और गाइड फिल्म देख लो। वाह, इससे बड़ी क्या ट्रिप हो सकती है। तो हुआ क्या कि वो जो गाइड फिल्म देखी तो स्टोरी तो अलग नरेट हो गई, लेकिन उसके साथ जो उसके
आप इसी कॉल पे बोलिए, आइए। हाँ तो अपन अपन आप बोलिए ना प्लीज, आप मैं आपको स्पीकर पे लेता हूँ। सर आप दोबारा कॉल कीजिए, मैं कंप्यूटर पे ही उठा लूंगा इसको। हाँ हाँ आप दोबारा कॉल कीजिए। ये दिनेश जी का फोन था और उनकी कोई वाईफाई की मुश्किल की वजह से बार बार कट रहा। आप देख रहे होंगे वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर हट जाता है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी 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 सर। हाँ तो वो कह रहे हैं हो नहीं पा रहा है, तो हमने सोल्यूशन ये निकाला है कि वो फोन पे कॉल करेंगे। मोस्ट लाइकली आई विल बी एबल टू पिक अप द कॉल फ्रॉम माय कंप्यूटर और शायद आप सब सुन पाएंगे बहुत क्लियरली। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो फिर हम दिनेश जी को सुन लेते हैं, फिर अपन लोग आगे बात करेंगे। सर आज मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिएगा, क्योंकि 6 बजे के आसपास मुझे कहीं पे कनेक्ट करना है। प्लीज प्लीज आप तो बोलिए ना सर, आपके बाद ही दिनेश जी बोलेंगे, आप बोलिए। अच्छा, तो बस ऐसा लगता है सर कि वो ना क्योंकि जैसे जैसे वो जो गाइड में देखा तो सिर्फ फिल्म में वो उसके कोर्स नहीं रह गया जी। क्या बात है, क्या बात। काव्य निकल कर आया, जो संगीत और गीत और नृत्य निकल कर आया, उसने क्या किया, पूरी भाषा शैली बदल दी जी। क्योंकि उसमें एक व्यक्ति के अलग रंग दिखाए गए। और जहाँ तक आपने जो गीत गिनवाए ना सर, तो जैसे एक आपने गीत बड़ा सुंदर सा गिनवाया कि चलता मुसाफिर मोल या रेच, पिंजड़े वाली मुनिया, है ना जी, उड़ी उड़ी बैठी पनवड़िया दुकनिया, बीड़े का सब रस ले लिया रे, पिंजड़े वाली मुनिया। तो सर अगर आप ये देखिए, ये गाने ना हमारे स्कूल टाइम में भी, क्योंकि इसका बोल बड़ा सुंदर सा था, इसको बोलने के लिए थोड़ा डिफरेंट टंच चाहिए था। तो होता क्या था कि हमारे क्लास के कुछ बच्चे गाया करते थे, स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ, तो वो भावना वो पूर्ण रूप से वैसे के वैसे रह गए। तो कई बार लगता है जो लिखने का, पढ़ने का और ये जो शौक आया साथ में, ये कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है। आप उनके प्रति ग्रेटफुल हो या ना हो, तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि हम शायद एक परंपरा को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सजगता से निभा पाए और ईमानदारी से, तो शायद हम जीवन जी पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और यही उनके प्रति आभार होगा हमारा। हाँ, इससे बड़ा हमारी श्रद्धांजलि, इससे बड़ी खिराजे अकीदत इससे बड़ा हो नहीं सकता कि हम उनको, उनके प्रति आभारी रहें नंबर 1, और उनको जिए। उनकी फोटो ना लगाएं अपने कमरे में, चाहे कोई चिंता नहीं जी, चाहे उनका नाम भी ना लें, लेकिन जो वो सिखा गए उसे अगर हम जी लें। तो मैं अपने सिख मित्रों से कहता हूँ, बहुत प्यार से कहता हूँ कि भाई तुम लोग जन्मना सिख हो और मैं कर्मणा सिख हूं। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक मेरे खून में बहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं और मैं उनको जीता हूँ। यहाँ मेरे कई सिख मित्र हैं और प्रीति भी सिख परिवार से हैं, मनमीत भी हैं, तो ये बात उन्होंने मुझसे पहले सुनी होगी और मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ इस बात को और पूरे हक से बोलता हूँ। बस मैं केश ही तो नहीं रखता हूँ, मैंने दस्तार नहीं बांधा हुआ है, तो क्या हुआ? मैं तो अपने को गुरु गोविंद सिंह का बच्चा ही मानता हूँ, उनकी खालसा फौज का एक पंज प्यारा मानता हूँ। चाहे ये बात बोल के मैं तनखैया घोषित हो जाऊं तो क्या है? चाहे मुझे गुरुद्वारे में जाके जूते साफ करने की कार सेवा करनी पड़े, मैं राजी हूँ। मैं तो बोलता हूँ काव्यांजलि में हम गुरु गोविंद साहब को का पारायण करें और उसका प्रसाद ग्रहण करें, पर भाई लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा मत करना, ऐसे उसको कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता, उसकी प्रक्रिया है, प्रॉटोकॉल है, तो मैंने वो हिम्मत नहीं किया आज तक। पर मैं तो मानता हूँ उसमें न जाने कितने कवियों की वाणी है, तो उसको साहित्य की तरह ग्रहण कर सकते हैं। पर इस बात पे मैं चर्चा नहीं चाहूंगा यहाँ, मैं सिर्फ अपना भाव बता रहा था। ये चर्चा गलत दिशा में जा सकती है, सो मैं आप सबको ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस पे चर्चा ना हो, भाव बता रहा हूँ, सिर्फ भाव। जैसे मैं रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस को लेके बैठ जाता हूँ, वाल्मीकि के रामायण हम लेके बैठ जाते हैं, हम कहीं से भी कुछ भी ग्रंथों में से, वेद में से, उपनिषद से, तो वो वाली बात मुझे कहा गया कि भाई आप ऐसा मत करिएगा, वो गुरु ग्रंथ साहब जी का अनादर हो जाएगा। मैंने मान लिया सारा आंखों पे। अब जितना याद है गुरबाणी, गुरुओं की वाणी, उतना अपन बोल लेते हैं। सो थैंक यू मनीष जी, थैंक यू ये बोलने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मतलब हम में से कई लोगों का मन होगा, पर काव्यांजलि में हमने एक ये भी रखा है भाव कि कोई ऐसी बात ना हो जो किसी के मन को या किसी संप्रदाय को या किसी को, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, किसी को भी आहत कर सके। गलती से भी हम ऐसा ना करें। मतलब निदा फाजली का एक शेर मैं आप सबको मतलब बहुत प्यार से साझा करना चाहूंगा। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए। जो तितली जहां बैठी है उसे बैठा रहने दो। आपको पसंद है, ना पसंद है, आप अपना जियो, आप अपने पसंद के फूल देखो। तो आलोचना में हम फंस जा सकते हैं,
तो सजगता से इस बात को हमने काव्यांजलि से दूर रखा है। आलोचना ना करें हम किसी की भी ना करें। तो थैंक यू वेरी मच मनीष जी। मनीष जी आप कुछ कह रहे थे, मैं माफी चाहता हूं। दिनेश जी का मैं बता दूं, ही इज हियर ऑन फोन, ही इज लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू, यू आर लिसनिंग टू हिम, यू कैन व्हेन ही विल स्पीक। द ओनली कैच इज आई रियलाइज कि जब तक जूम ने ऑडियो वीडियो सिस्टम कैप्चर किया हुआ है मेरे कंप्यूटर का, तो वो फोन कॉल उठाने नहीं दे रहा टेक्निकली। तो दिनेश जी को आप यहीं से सुन लेंगे, चिंता नहीं कीजिए। दिनेश जी आपको सुन पा रहे हैं जी, बोलिए। मनीष जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था जी कि जो कुछ भी आपने बताया, जो गीत आपने कह दिए, वो शायद सुबह से शाम तक गुनगुनाते हुए हर व्यक्ति के जनमानस में दौड़ते हैं जी। और जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, कि ये सारे के सारे ये अवतारित पुरुष हैं जिन्होंने अवतार लिया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा धर्म या मजहब बनाकर नहीं गए, वो मानवता को मानवता के रूप में छोड़कर चले गए। और जिस सुंदर ढंग से वो मानवता सिखा गए, शायद हमें किसी और की, आपने आलोचना को कहा, लेकिन बात यही है कि कोई और सिखा ही नहीं पाया। नहीं, हाँ, इसमें आपने किसी का नाम नहीं लिया ना, बस इतना बात। कोई नहीं सिखा पाया, क्योंकि इनके पास, मैं आपको बहुत गहरी बात बोलूं, शैलेंद्र के पास जो सहजता थी वो नहीं थी किसी के पास। जो प्रवाह था कि वो आपके दिमाग में, फिर आपके दिल में, फिर आपकी चेतना में, यानी आपकी आत्मा में उतर जाते थे, आपके प्राणों में उतर जाते थे। ये पावर, इतना प्रवाह और ऐसी चेतना, ये बहुत साधना के बाद आती है। क्यों नाचे सपेरा, तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा सबकी उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा। इसके बाद और कहने को रह नहीं। बस एक छोटी सी अंतिम बात और कहूंगा कि आज एक बड़ा प्रेरणा स्रोत एक और चीज रही, क्योंकि आपने जैसे बताया, उन्होंने बड़े साधारण और कम शब्दों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। तो कई बार भटकाव ये भी हो जाता है कि यार मेरे पास शब्दावली नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि कुछ चीजों में क्या पिरोया जा सकता है, कि इस प्यास बुझाने के लिए एक बूंद ही काफी है, आपको समुद्र नहीं संजोना है। धन्यवाद जी। आप तो चूंकि लिखते भी हैं, बाकी सबको भी, मैं यहाँ कई लेखक होंगे, ये थोड़ा सा याद दिला दूं, लिखने के लिए भवानी प्रसाद मिश्र ने एक सूत्र दिया है। अद्भुत कवि रहे, शैलेंद्र की तरह साहित्य में रहे। वो शैलेंद्र फिल्मों में थे, तो अगर शैलेंद्र साहित्य में होते तो शायद भवानी प्रसाद मिश्र की तरह लिख रहे होते, और भवानी प्रसाद मिश्र गए नहीं फिल्मों में। लेकिन उन्होंने क्या बात कही, सुन लीजिए, ये हृदय में अंकित कर लीजिएगा, यहां नहीं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और फिर भी हो कि हम सबसे बड़ा तू दिख। शैलेंद्र को श्रद्धांजलि। बहुत आभार जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी। और साथी बोले प्लीज, जो पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, वो बोले। चीमा साहब, आप मुझे नहीं पता पुरुष हैं स्त्री हैं, आपका नाम चीमा आ रहा है, आप कुछ कहना चाहें? और बाकी साथी भी बोले। दिनेश जी चूंकि अब फोन, हाँ दिनेश जी चूंकि फोन पे हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं, दिनेश जी ने कोई अधीरता नहीं दिखाई है, तो हम उनको थोड़ी देर इंतजार कराएंगे जी। ओवर टू यू। काव्यांजलि नाम से कौन है मुझे नहीं पता, और शायद वो सपना या कोई है। बलवंत जी आप भी बोल सकते हैं प्लीज, और मंजू भी बोले प्लीज। और अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो प्लीज कोई बात नहीं, मैं एक एक बार आपका नाम लूंगा और फिर अपन दिनेश जी को कहेंगे जी। बलवंत जी, मनीष जी, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सर। आप प्लीज, हाँ, यू मे लीव। आप बाद में शैलेंद्र जी की, दिनेश जी की बातें सुन लीजिएगा। बलवंत जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। कुछ मुश्किल है सर, कुछ मुल्ले जी। हाँ बलवंत जी, कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ना टूट गया। हाँ, मैं थोड़ा दोहराता हूँ। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा कोशिश। अभी कुछ आवाज आ तो रही है। हाँ जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे दौर में अपना बचपन निकाला है कि मैं पिक्चर तो नहीं देख पाया, और वो जो मेरा टेन्योर था लाइफ का, स्कूलिंग का या कॉलेज का, उन दोनों में मैं ज्यादा कोई पिक्चर नहीं देख पाता था। मगर मुझे बचपन से, एक तो मैं जैसे पेंटिंग है उसमें मेरा बहुत
शौक था, और दूसरा गाने सुनने में मैंने जितने भी गाने सुने हैं शैलेंद्र जी के सुने हैं और साहिल लुधियानवी जी के सुने हैं, जितने भी हमारे माननीय आज, तो उनकी मैंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में कभी पिक्चर नहीं देख पाया मैं। तो मुझे इनकी जो वाइडिंग थी, इनका जो लहजा था, इनके जो मीनिंग थे, मैं उन चीज़ों से इतना प्रभावित हूँ कि आज भी मैं बैठकर अकेला ऑडियो सुनता हूँ। आई थिंक 78 में मैंने नेशनल पैनासोनिक का लिया था। वहाँ पे उस वक्त मेरे ख्याल में ऑडियो कैसेट नहीं मिला करती थी, तो मैंने अब्रोड से अरेंज किए, उनमें रिकॉर्डिंग करता था। तामिल इरशाद प्रोग्राम जो ऑल इंडिया से चला करता था, तो वहाँ से ये मैं सभी गाने सुनता था। मेरे ख्याल में जब भी कोई गाना ये बजता है तो मुझे एक एक लफ्ज़ याद आ जाता है। मुल्ले जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे साथ उपस्थित हुए और मैंने सुना, हमने बहुत आनंद लिया। मेरे ख्याल में जो भी आपने गानों के बारे में, उनकी गहराई के बारे में, उनके अल्फाज के बारे में अमूल्य जी आपने बताया, मेरे ख्याल में मैं सोच पाता था मगर उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और आपने तो आज उसके ऊपर बहुत ही खुलकर बताया, इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, इनकी गहराई क्या है। अमूल्य जी धन्यवाद। मैं धन्य हो गया आपकी कंपनी में बैठकर, इस ग्रुप का मेंबर बनकर, और आपने मेरे को यहाँ इतना मान सम्मान दिया, मेरे को बोलने का मौका भी दिया। तो मैं तो बार बार इन चीज़ों को सुनना चाहूँगा। मैं एक गुजारिश जरूर करूँगा, जिस कलाकार के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे आज शैलेंद्र जी के बारे में मैंने अपने चैट में लिखा, उनकी अगर बैक साइड में तस्वीर दिखा देते ना, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा लगता। हाँ, आपका सुझाव मैंने चैट में उस समय देख लिया था, बस हाँ मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। बहुत आभार आपका, इसको हम जरूर ध्यान रखेंगे। हाँ, बस एक निवेदन है, अगर आपने ये बात उठाई है तो मैं इसको लाइव उत्तर, इसका अपना रिस्पांस देना चाहूंगा, लेकिन इसका रिस्पांस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि दिनेश जी को सुनना। तो पहले हम दिनेश जी को सुनेंगे, और कोई साथी अगर सुनना चाहेंगे तो उनको सुनेंगे, और उसके बाद अगर आप या हम कोई चर्चा के लिए रुकते हैं तो ये बात, नहीं तो हम 1 to 1 भी कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ भाव है मेरा, मैं शेयर करूंगा। ओके, वेलकम सर। ओके, थैंक यू। जी दिनेश जी, ओवर टू यू सर, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये सभी साथी आपको सुनने के लिए रुके हों, तो हम उनको वंचित ना कराएं। आप प्लीज बोलिए। अमूल्य जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, मैं ऑडियो चेक कर लूं, सभी साथी दिनेश जी को क्लियर सुन पा रहे हैं? आ रही सर, आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी, ओवर टू यू वंस अगेन। सबसे पहले तो अमूल्य जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और धन्यवाद आपको कि यू इंक्लूडेड मी वेरी लवली डिस्कशन अबाउट माय फादर। एंड हम अब कैसे आपने कहा कि वो बहुत ही वर्ड यूज करते थे, बहुत सिंपल वर्ड करते थे, वैसे ही उनका लाइफस्टाइल भी उतना ही सिंपल रहा। और आप बिलीव भी करेंगे कि हमें, जी मैं सुन रहा हूँ, थैंक यू। जी हमें पता चला कि शायद हमारे पिताजी कोई बड़े आदमी रहे होंगे। इस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई हमारे बंगले के बाहर, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी स्टार्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वो सब आए। तब लगा कि शायद बाबा बहुत बड़े काम रहे होंगे, क्योंकि वो इतना सिंपल हम लोगों का लाइफस्टाइल हमेशा रहा। और मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे घर पे कुछ वक्त नहीं था जी, हम बड़े हो रहे थे। लेकिन जैसे डाइनिंग टेबल पर मतलब लिटरली हम अपनी उंगलियों
हमेशा जमीन पर ही बैठ के खाते थे और वो हम लोग को यही कहते थे कि यही हमारी जगह है और हम इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और वो अपने बचपन की बातें हम लोगों को बताते थे, कितनी गरीबी में वो बड़े हुए और इतनी गरीबी थी उनके घर में कि लड़कों को बोला जाता था कि 15 साल के हो गए हो तो सिगरेट क्यों नहीं पीते, क्योंकि सिगरेट पीने से भूख मरती है। हे भगवान, मतलब इतनी गरीबी। तो वहां से उठकर और जो उन्होंने अब मतलब अगले दिन जब न्यूज़पेपर में उनकी फोटो देखी तो लगा कि मतलब जितना हम कल सोच रहे थे उससे ज्यादा बड़े आदमी रहे होंगे। फिर कुछ दिन बाद जब हम स्कूल वापस गए, शैलेंद्र जी एक मिनट, शैलेंद्र जी, दिनेश जी एक मिनट रुकिएगा। किसी ने ये चैट में लिखा है नॉट ऑडिबल। एक बार सब लोग मुझे कुछ थम्स अप या कुछ दे देंगे कि ऑडिबल टू एवरीबॉडी और नॉट? नहीं सर, नहीं, आवाज नहीं आ रही। रुक जाइए, फिर रुक जाइए। मैं इसमें अपने फोन में एक ब्लूटूथ स्पीकर लगाता हूं जो कि दूसरे कमरे में है, उससे आवाज बढ़ जाएगी। देखिए मेरा निवेदन है कि अगर आप जय बोले ना अभी। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। मैं आधे घंटे से चीमा चीमा पूछ रहा हूं, तब आप क्यों नहीं बोले यार? मैंने मैसेज आपको पर्सनली कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, आपको बता देता हूं मैं। ना, नहीं करना। काव्यांजलि के सदस्य को यह हक है ही नहीं कि वो मेरी आवाज का जवाब ना दे। जीसस तो लेज़ारस को मरे हुए से जिंदा कर ले रहे हैं यार, तुम जिंदे नहीं बोलोगे? सॉरी बॉस, सॉरी, नॉट पॉसिबल। मैं सोच रहा हूँ कोई बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं चीमा साहब, एक तो आप अपना नाम इसको तो मैं इसी को रेलिश कर रहा था कि चलो। नहीं, आई अप्रिशिएट, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप जय मुझे 10 मिनट 5 मिनट पहले बोले ना तो मैं ऑडियो का कोई समाधान करूंगा। मेरा ये पॉइंट है, क्योंकि सबका नुकसान हो रहा है ना। बीच में चला गया था। नहीं, इट स्टार्टेड ऑफ वेल। नहीं, डोंट, माय पॉइंट इज जैसे ही गया बोलना है, मेरा पॉइंट, रिक्वेस्ट। हाँ, एक मिनट दिनेश जी, मैं ब्लूटूथ स्पीकर लगा रहा हूँ। जी सर, अब बोलिए, उम्मीद है अब बेहतर हो जाएगी वॉल्यूम। जी दिनेश जी, ओवर टू यू। हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है? इज इट बेटर नाउ? यस, थैंक यू। अरे सर, अभी और ठीक आ रही है। वंडरफुल, ये इसका कमाल है सर। जी, तो मैं जैसे बता रहा था कि जिस दिन बाबा नहीं रहे, वो इंसिडेंटली 14 दिसंबर 1966 की बात है। हेलो जी, 14 दिसंबर 1966। हाँ जी, तो उस दिन हमें पता चला कि बाबा कोई बड़े आदमी रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हमारे घर पर आए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तब हमें पता चला। नहीं तो उस वक्त तक हमारे घर पर इतना साधारण माहौल रहता था कि हमें लगता था कि शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, राज कपूर, सलील चौधरी, ये सभी के घर पे जाते होंगे। हमें पता नहीं था कि ये मतलब कि बाबा इतने बड़े राइटर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को कभी ये एहसास होने ही नहीं दिया। अगले दिन जब 15 दिसंबर को उनकी फोटो फ्रंट पेज पे छपी थी न्यूज के साथ अखबारों में, तब पता चला कि जितना हम कल सोच रहे थे उससे भी बड़े आदमी रहे होंगे। और फिर कुछ दिन बाद जब हम स्कूल वापस गए और वहाँ सभी जो लड़के हमारे साथ पढ़ते थे वो कुछ अलग ही तरह से हमें हमारी तरफ देख रहे थे। फिर किसी ने आगे आके बोला कि तुम्हारे फादर तो बहुत बड़े आदमी रहे होंगे। हमने बोला क्यों? तो उन्होंने बताया कि इंडिया और वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच चल रहा था उस वक्त, तो वो कमेंट्री रोक कर ये अनाउंसमेंट किया गया उनकी डेथ की न्यूज के बारे में। तो और उस दिन के बाद आज तक हर दिन ऐसा लगता है कि कल जितना सोचते थे उससे बड़े इंसान रहे होंगे। क्या बात उससे। और बहुत ही सिंपल, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, मतलब
और लिखने का वक्त उनका सुबह सुबह वो 4:30-5 बजे उठते थे और हम लोग बच्चों में होड़ लगती थी कि उनके साथ, क्योंकि जुहू बीच पे वो जाकर लिखते थे और समुद्र के किनारे, और हम लोग सब गाड़ी में बैठ हम लोग रेत में खेलते रहते थे वहाँ समुद्र किनारे, और वो बैठ के उधर लिखते रहते थे। और हमें तो बाद में पता चला कि कोई इतिहास उधर पत्थरों पर बैठ के कोई इतिहास लिख रहा है जो उनके गुजर जाने के 55 भी लोगों को याद रहेंगे। वही गाने लोग आज तक गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और प्राउड एंड आई होप आई कैन, मतलब वहां तक तो कभी पहुंचने के हम हिम्मत भी नहीं कर सकते, ना डिजर्व कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम आगे बढ़ता रहे। और हम यही चाहते हैं कि आज की जनरेशन को पता चले कि ऐसा भी कोई शख्स था जो मतलब ये 17 साल फिल्म इंडस्ट्री में रहकर उन्होंने ऐसा काम किया कि आज तक याद रहेगा। और अमूल्य जी एक पर्सनल मतलब वो था, आपने उनके सब एस्पेक्ट को कवर किया उनके राइटिंग की। जी जी। एक चीज मतलब शायद आपने मतलब मिस किया है, प्लीज बोलिए, कि वो उनकी सूफीज़्म जो रही है राइटिंग में, हाँ शायद आगे आप इंक्लूड करना चाह रहे होंगे उसको अगले एपिसोड के लिए रखा होगा आपने। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू। कई गानों में उनका वो जो सूफीज़्म, जिसको सूफी जो बीइंग वन विद द ऑलमाइटी, राइट, वो कई गानों में, जैसे आपने जिक्र किया था बंदगी के उस गाने का, मेरे साजन है उस पार मैं मनमार, वो रहस्यवाद ही है। अगर वो कनेक्शन आप जोड़ना चाहें तो वो भी कनेक्शन जुड़ता है। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम ग्रेटफुल। टेलीकॉन से दरिया सच के मैं तो जाऊं पिया के देश, जाऊं पिया। हाँ, और वो बोलती है कि छल के माता पिता की अखियां सोच समझ के, हाँ, यू नो, वो बोलती है कि मैं उस पार चली जाऊंगी, हाँ, और वो उस पार उन्होंने जैसे कि वो हम जैसे वो है कि धोबी का जमीन के एक गाने में, हाँ, उन्होंने यूज किया था कि गंगा आए कहाँ गहरी है धार। हाँ, मैं बोलता हूँ सर, मैं उस गाने को सबको बता देता हूँ। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, जाना है सागर पार, होशियार होशियार, ऐसा ही है ना सर? सर अमूल्य जी, मैं वो उस गाने के लिए, मैं धोबी का जमीन के उस गाने की बात कर रहा था। अच्छा। ओहो, आपकी कहानी बोल जाए, आहा, बीज बिछाले प्यार के, धरती, पहले वो, हाँ, पहले 2 लाइन गाते हैं, हाँ, गंगा और ये यहाँ से गाना शुरू होता है, आगे या पीछे जाना है सबको, बिल्कुल ठीक, गंगा जमुना की गहरी है, सबको जाना है उस पार, बिल्कुल। वो उस पार हमेशा जब भी उन्होंने यूज किया है, वो उस पार, वो सूफी, हाँ, जो सीरियस राइटर पे कभी ये उम्मीद या लोग सोच भी नहीं सकते हो कि किशोर कुमार के सबसे फनी गाने उन्होंने लिखे। चिल्ला के कजरी सुनाए, अरे कमाल गाना, कमाल है। सोच भी नहीं सकते कि शैलेंद्र ने लिखा। हाफ टिकट के गाने अगर आप सभी जो दिनेश जी बोल रहे हैं, मेरे मुंह से शैलेंद्र जी निकल रहा है, तो हाफ टिकट के गाने सुनिएगा, अद्भुत गाने हैं साहब, और शैलेंद्र ने लिखे हैं। मतलब आर.डी. बर्मन को जब पहली फिल्म बनानी थी, पहली फिल्म में म्यूजिक देना था, महमूद ने कहा मैं तुम्हें फिल्म दूंगा और म्यूजिक दो, और एस.डी. बर्मन कहते थे ये अभी बड़ा नहीं हुआ, इसको काम कोई नहीं देगा। एस.डी. बर्मन की तूती बोलती थी इंडस्ट्री में, तो शैलेंद्र ने एस.डी. बर्मन से टक्कर ली, कहा दादा इसके लिए मैं गीत लिखूंगा और इसको काम करने दीजिए,
आप इसको रोकेंगे नहीं। एंड ही रोट द म्यूजिक, द लिरिक्स फॉर भूत बंगला। छोटे नवाब, सॉरी, छोटे नवाब, आई एम सॉरी। तो अद्भुत इंसान थे, जहां उन्होंने सपोर्ट करना है, और अद्भुत गाने, मजाहिया गाने भी खूब लिखे, खूब लिखे। बिल्कुल। और मतलब जैसे हाफ टिकट के दूसरा गाना है वो सर, वो जो गीता दत्त के साथ इनका है, किशोर कुमार गीता दत्त का, वो कमाल का ड्यूएट है ना, कि वो इतना कमाल का है कि दोनों में इतनी शरारत चल रही है कि वो मतलब आप गाने को कई बार सुनने पे मजबूर हो जाएंगे। हाफ टिकट के गाने सुनिए। आई थिंक सलील चौधरी, एक बहुत ही पर्सनल चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बाबा के शादी उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी मदर की एक और सिस्टर की भी शादी उसी दिन हुई। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि काफी हमारे रिश्तेदारों ने वो दोनों शादियां बॉयकॉट की थी। अच्छा। और जब हमारे नाना जी ने पूछा कि तब वो तो सिर्फ एक छोटे से एम्प्लॉय थे रेलवे में बाबा, तो सर आवाज चली गई है, कॉल आवाज बीच में चली गई थी। आप वहां से बताइएगा कि दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी और कुछ रिश्तेदारों ने बॉयकॉट किया था। दो बहनों की शादी एक ही दिन हुई थी और रिश्तेदारों ने बॉयकॉट किया था शादी। और जब पूछा गया कि क्या रीजन था, तो उन्होंने हमारे नाना जी को ये कहा कि एक बेटी की शादी एक डॉक्टर के साथ कर रहे हो, वो हमारी मदर की एल्डर सिस्टर जिसकी उनकी शादी डॉक्टर के साथ हो रही थी, और दूसरी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ कर रहे हो जिसके पास शादी के लायक कपड़े भी नहीं, मतलब कुर्ते पजामे में वो शादी करने आया है, यू नो। तो ये ऐसी नाइंसाफी क्यों कर। तो हमारे नाना जी ने यही कहा कि वो जो भी है, हमें इतना पता है कि वो अच्छी तरह रखेगा हमारी बेटी को। और वही हुआ मतलब। और हमारे नाना जी बहुत खुश हुए जब बाबा को सक्सेस मिला फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन एक बार नाराज हुए थे और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ऐसे गाने लिखोगे तो मैं अपना रेडियो तोड़ दूंगा। और वो गाना था कि कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अरे अद्भुत। दिनेश जी के पास तो कितने संस्मरण होंगे। मुझे तो जितना पता है वही कि मतलब शायद हेमंत कुमार जी या गीता दत्त कौन आपके पड़ोसी होते थे, और कोई एक रात को कुछ था, देर रात को बाबा लौटे हैं और अगले दिन सुबह उन्होंने गीत लिख दिया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ, वो इस हालत में थे कि ड्राइवर मदद करके उनको गेट के अंदर लाया था। तो जब देखा कि बगल पड़ोस में वो लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर, तो अगले दिन उन्होंने ये गाना लिख दिया। आप सबने अगर ये गीत नहीं, मतलब अगर ये गीत आप सबने नहीं देखा सुना है तो इसको लिख लीजिए और सर्च कीजिएगा। मेरी टीम इसका मुखड़ा लिख देगी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे तो सबने देखा और लोग हंसे हम पे। ये भाव रात को उनको फेस करना पड़ा, जबकि वो रात को घर वापस आए तो अवस्था ऐसी नहीं थी कि भाई, तो किसी ने मदद कर दी ड्राइवर ने, अब पड़ोसी लोग हंस दिए। उस हंसी के कटाक्ष के ऊपर उनका ये उत्तर था ये गीत। अद्भुत इंसान है। तो मैं तो खैर ये सुनी सुनाई बातें हैं, पर अगर दिनेश जी कह रहे हैं ये सच है तो इसका मतलब मैंने आपसे गलत नहीं बोला। ये बिल्कुल सच है। और मतलब वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का था जी। और ये बहुत हम लोग जानते हैं। और वो मतलब उसका बहुत अच्छा वो यूज करते थे जब भी मौका मिलता था जी। और अपने वो कई बार मतलब ऑटोबायोग्राफिकल गाने भी लिखते थे। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, जैसे वो है एक गाना की
दिल का हाल सुने दिल अरे ये तो कमाल का गीत है, दिल का हाल सुने दिल वाला। ओह सीधी सी बात ना मेरी तुम्हें। तो पहला अंतरा जो है, हाँ, वो छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से, भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हाँ, और फिर एक अंतरे में वो लिखते हैं कि बूढ़े दरोगा ने से देखा, बोलता है कि हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ, ये तो है थानेदार का साला। और वो एक हमारी जो करप्शन है, जो आज तक चला आ रहा है कि थानेदार के साले को कोई टच नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसके पीछे कहावत आप ध्यान दीजिएगा, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो जब सैया कोतवाल हो गए, विजय तेंदुलकर ने नाटक तक लिख दिया, तो सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो सैया की बहन, यानी सैया जिनके हैं, उन बहन बोल रहा हूँ, जिनके भी सैया हैं, उनका भाई तो साला हुआ ना, तो फिर थानेदार का साला। तो वो दरोगा बोल रहा है ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। मतलब बड़ा अद्भुत गीत है। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, बोला ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला, दिल का हाल सुने दिल। मन्ना डे लास्ट अंतरे में वो अपनी लाइफ के बारे में फिर बताते हैं, ऑटोबायोग्राफी, कि जहाँ कि पहले क्योंकि शुरुआत में उन्होंने राज कपूर को मना कर दिया कि मैं मुझे गाने का लिखने, फिल्मों में गाने लिखने, हाँ, जब बरसात से पहले हाँ हाँ, ये जो भी कविता लिखता हूँ वो लोगों के लिए है, ये दिखाओ नहीं। हाँ, तो पर वो मतलब फाइनेंशियल प्रेशर में आके उन्होंने गाना लिखने शुरू कर दिए जी। गाने में लास्ट अंतरा है कि गम से अभी आजाद नहीं है, खुश हूँ मगर आबाद नहीं मैं। हाँ, मंदिर मेरे पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला, क्योंकि अब उनको पैसों के लिए लिखना पड़ रहा है, तो वही बात वो दोहरा रहे हैं। कितनी प्यारी बात है। और अद्भुत। और जैसे मैं मतलब वो किसी ने उनकी ऐसी कविता बनाई जो बहुत ही खूबसूरत कविता है वो। अच्छा तो अमूल्य जी, आई थिंक ये सेक्शन यहाँ खत्म कर लेते हैं, अगली बार और बातें करेंगे, अच्छी बात करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए तो मेरा दिल मान ही नहीं रहा है कि आपकी वाणी को विराम मिले और आप हमें ये सब इतना सब बताना बंद करें। लेकिन हाँ, दुनियादारी है और समय की एक सीमा है। हमने पहले ही समय को बहुत स्ट्रेच कर लिया है, इलास्टिक रबर बैंड, वो टूट ना जाए कहीं ये तार। तो आपने ये जो कहा, बहुत आभार। और अब आपसे इतना ये उत्साह और हौसला मिल गया, आपने कहीं भी कोई स्टार टेंट्रम नहीं हमें दिखाया, तो इसके लिए मैं आभारी हूं। और अब ये हौसला मिला है कि एक सेशन हम आपका बहुत जल्दी प्लान करेंगे जिसमें माइक आपका होगा। मतलब उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम प्लान करेंगे, हमारा काव्यांजलि परिवार होगा और आपको एज गेस्ट उसमें आएंगे। आप इसी तरह से लॉगिन करेंगे और बस कोई ना कोई ऐसी जगह पे जहां आपका वाईफाई और बेहतर होगा, और वो फिर आप बोलेंगे, आप ही बोलेंगे उसमें 1.5-2 घंटे वो उसी तरह प्रचारित भी होगा। बहुत धन्यवाद। वो हमारा सौभाग्य। बहुत अच्छा बोला, मैं आपका आभारी हूँ और बहुत सटीक ढंग से आपने पेश किया और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने अंत में उपसंहार में ये बात कह दी है तो बस मैं प्रभु के आगे बस मेरे सिर झुका हुआ है कि मुझे यही था कि मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा कुछ मैं ना बोलूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो तो प्रसारित हो रहा है, उसे वापस तो नहीं लिया जा पाएगा। तो और मैंने आपसे कोई अप्रूवल लिया ही नहीं, पहले मैंने आपको कोई प्रारूप नहीं दिखाया, मैंने आपको कुछ, क्योंकि मैं दिखा ही नहीं सकता,
मैं ऐसा फक्कड़ इंसान हूँ कि बिल्कुल फ्लो में बोलता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि यार आउटलाइन दे दो तो मैं कहूँगा मैं बोल ही नहीं सकता। मैं जब हाँ, जब जो भी आपने बताया बहुत अच्छा, और तो पूरी जानकारी आपने अच्छा रिसर्च किया हुआ। आई मस्ट से ऐसा कुछ नहीं है जो हम जिसमें गलती निकाले हैं या बोले कि ये गलत बोला है या बहुत आभारी। और ये जो आपने सूफी वाली बात कही, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। मेरे पास मतलब ये जो एक स्वाभाविक है, भारतीयता की तरफ मेरा आकर्षण ज्यादा होता है, तो मैं उसको सूफी के साथ रहस्यवाद मानता हूँ, क्योंकि वही रहस्यवाद भारतीय साहित्य में रहा और वो थोड़ा सा मुस्लिम साहित्य में वो सूफीवाद हुआ, और सूफी आज प्रचारित ज्यादा हो गया, रहस्यवाद कहीं पीछे छूट गया। वरना खुसरो में और कबीर में और सब में खूब रहस्यवाद है, तो वो मैं कवर नहीं कर सका था आज, पर बहुत धन्यवाद, आपने उसको बहुत अच्छे से अप्लाई। बहुत अच्छा। मॉडर्न डे कबीर भी कई लोगों ने मेरे नोट्स में है ये। जी, और जैसे वो एक गाना है सूरत और सीरत नाम की फिल्म का, हाँ, कि बहुत दिया सीने वाले ने, मैं इसको गाता हूँ। क्या कीजिए, हमारी एक समूह है स्पिरिचुअलिटी का, तो अगर आप में से कोई उसको ज्वाइन करना चाहे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बहुत प्यारा सा कैफे स्पिरिचुअलिटी, इट्स अ वेरी एगैलिटेरियन ओपन ग्रुप, रिलीजन का उससे कोई लेना देना। तो उसकी महीने डेढ़ महीने में हम एक बैठक, रेखा उसमें है सदस्य, बहुत अच्छी सदस्य हैं, मैं दिनेश को बता रहा हूँ, और तो उसकी महीने 2 महीने में हम एक भजन ओपन माइक करते हैं, सब लोग गाते हैं उसमें भजन अपने पसंद का। तो सब तो गायक हैं, गायिकाएं हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन उसमें मैं जो भजन गाता हूँ वो यही गाता हूँ, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाये तो क्या कीजिए। तो बहुत सुंदर। ओके सर, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल द अदर पीपल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी भी माइक ऑन करके दिनेश जी को धन्यवाद दे सकते हैं, और उसके बाद हम दिनेश जी को लॉग आउट करने के लिए मतलब हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। यू आर वेलकम अगेन। आई होप टू बी विद यू आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब मैं ये निवेदन करूंगा कि जो साथी रह गए बोलने से, वो हमारे अपने ही साथी हैं, वो लिखित में हमें अपनी फीडबैक दे ही देंगे, और जरूर दीजिएगा, और हम इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि दिनेश जी के बाद कोई बोले तो ये सम्मान की बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जो भी साथी, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अच्छा, हरग्यान जी हैं? जी सर। अरे वाह, आपका नाम सर। थैंक यू वेरी मच सर, अच्छा लगा आज, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सर। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा लिखित में। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप पे दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बलवंत जी, सपना, कमल, गुरमाला जी, और मनमीत जी, मंजू, जय, प्रीति और नेहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लॉग आउट करते हैं, और जिन साथियों को हमें अगले सेशन में, जो कि गुरुकुल सेशन है, उसमें मिलना है, एक बार उसमें लॉग इन कर लीजिए, 2 मिनट बात कर लें और देख लें कि आज उसमें क्या हो पाएगा। तो प्लीज आ जाइए उसमें। और बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुणमाला जी, आप बहुत धैर्य से अभी तक रुकी रही, ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए, so I will be ending the meeting for everybody now with your permission. मतलब Zen meeting के लिए अलग login ID है क्या? We'll come to the group on WhatsApp. Okay. We'll come to the group. So जैसे ही ये मीटिंग में एंड करता हूँ, हम ग्रुप में मैं लिख देता हूँ। तो anybody is interested in anything else related to me, तो आप प्लीज लिख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू गुरमाला जी, एंड थैंक यू एवरीबडी, एंड वी कम टू द ग्रुप नाउ, टू द Zen Gurukul group, in which now we'll be talking of life skills. Thank you very much. I'll be ending the meeting for everybody. Thank you.